दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूर डेविल, एपिसोड 201, जबरदस्ती की किस। जुनैद का सारा पे हक जताना। अब आगे। सारा को कमरे में लेकर जाने के बाद जुनैद ने कहा, आज हमारी सुहागरात मन के रहेगी। बहुत शौक था ना तुम्हें मंडप में जाकर बैठ जाने का। तो सारा उसे रोती हुई आंखों से देख रही थी। अगर वो मंडप में बैठी हुई तो जुनैद क्या कर रहा था? वो तो मंजूरी या ढोल नहीं बजा रहा था। वो भी तो मंडप में आकर बैठा था। वो भी तो किसी और लड़की से शादी करने जा रहा था। लेकिन सारा उसे कुछ नहीं बोल पाती, वो बस रोती रह जाती है। जुनैद का इस कदर गुस्से वाला रूप देखकर उसे आज सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जुनैद के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए बोली, छोड़िए हमारा हाथ, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। तो जुनैद ने एकदम से उसके बालों को पकड़ लिया और बोला, दर्द हो रहा है तो सोचो मुझे कितना दर्द हो रहा होगा। तुम्हारी हरकत देखकर मुझे छोड़कर तुम किसी और के साथ शादी करना चाहती थी। मतलब तुम्हें पता था तुम्हारी शादी विहान के साथ हो रही है, तुम फिर भी मंडप में जाकर बैठ गई। क्या तुम्हें उसके साथ सुहागरात मनानी थी, उसके साथ बच्चे करने थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा देने की सोची। उसकी बातें बहुत ज्यादा बुरी थी, जो सुनकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक झटके में जुनैद के हाथ को अपने हाथ के ऊपर से हटाकर उसे धक्का दे देती है। जुनैद को इस चीज की कोई उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से पीछे हो जाता है और खुद को संभालकर वापस से सारा के पास आकर उसे कुछ कहता तो सारा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार, जो हमारे करीब आए, आप जब देखो तब हमारे ऊपर इल्जाम लगाने आ जाते हैं। माना हमने शादी की, लेकिन हमारी मजबूरी थी। जुनैद ने कहा, कैसी मजबूरी? हाँ बताओ ना, कैसी मजबूरी? पैसों की जरूरत थी तुम्हें। हाँ, शेखावत की बेटी हो तुम तो उस खानदान की बेटी निकली जिसका सपना इंडिया के हर लड़के देखती है। इतना अमीर परिवार है तुम्हारा, तो फिर किस लिए तुमने ये शादी के लिए हाँ कही? माना मुझे बहुत खुश हो रही तुम्हें अपनी बीवी बना हुआ देखकर, लेकिन क्या होता अगर उस चेहरे के पीछे में न होकर विहार निकलता? तो उसके साथ सुहागरात मना लेती। अच्छा लगता तुम्हें जब वो तुम्हारे बदन को ऐसे छूता? कहकर उसने सारा के सीने पर हाथ रख दिया और उसके सीने को मसलते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें भी बाकी लड़कियों की तरह ज्यादा मर्द ट्राई करने में मजा आता है? ऐसी बात है तो मुझे जरूर बताओ। तुम्हारी इस बॉडी को मैं अच्छे से सजा दूंगा, ताकि तुम किसी और मर्द के बारे में सोच ना सको, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। बोलते हुए उसने सारा की मांग में भरे हुए अपने नाम के सिंदूर को छूकर कहा, कभी सोचा नहीं था किसी से शादी करूंगा, लेकिन तुमसे शादी के मैं सपने सजा रहा था। मेरे सपनों में तुम होती थी, हमारे बच्चे होते थे जो हम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन जाते थे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ टॉलरेट कर लेता था। सुबह सुबह तुम मेरे लिए कॉफी बनाती थी और मैं तुम्हें पीछे से बाहों में भर के प्यार भरी बातें करता था। यही सब तो सपने देखे थे मैंने, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने किसी और के साथ शादी करने का फैसला ले लिया। हाँ, ऐसी क्या मजबूरी रही थी तुम्हारी कि तुम शादी के मंडप में बैठ गई? मैं नहीं जानता तुम शेखावत की बेटी हो या नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता। मुझे तो अब तुम पर भी भरोसा नहीं होता। तुम एक मुझे फरेब लगती हो। बोलकर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है। तो सारा एकदम से उठ जाती है और गुस्से में कहती है, हम अगर शादी के मंडप में बैठे थे तो आप कौन सा हमारे लिए लॉयल हैं? आप भी तो शादी के मंडप में बैठ गए थे ना। आपको थोड़ी पता था मंडप में दुल्हन के जोड़े के अंदर हम हैं। आप तो किसी और के साथ शादी करने जा रहे थे ना। आप खुद लॉयल नहीं हो और हमसे लॉयल्टी की डिमांड क्यों कर रहे हो? सारा को जबान चलाता देख जुनैद मुस्कुराकर बोला, ओह, जुनैद रायजादा की बीवी बन गई तो तेवर अभी से शुरू हो गए। बीवी तुम्हारे? जुनैद के मुंह से अपने लिए बीवी सुनकर सारा ने अपने लहंगे को मुट्ठियों में पकड़ लिया और उसे टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, हाँ तो क्या करें? हम और ये शादी मजबूरी की है। हमें आपके साथ शादी नहीं निभानी। हम आपकी कोई बीवी नहीं है। जो सुनकर तो जुनैद का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। वो सारा को एकदम से बेड पर धक्का देता है। उसके ऊपर आते हुए सबसे पहले उसके होठों को होठों में भरकर जबरदस्ती किस करने लगता है। बहुत अग्रेसिवली सारा को किस कर रहा था। वहां जो इंसान कायरव को खींचकर कमरे में ले गया था, वो एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है और गुस्से में कहता है, क्या करने जा रहे थे तुम? वो जब नजरें उठाकर अपने पापा को देखता है तो गुस्से में बौखला जाता है और चिल्लाकर कहता है, तो क्या करूं मैं? हाँ, जिस लड़की को मैं अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था, आज वो मेरे भाई की बीवी बन गई है। क्या करूं? मन कर रहा था उसका खून कर दुआ है जाकर। जो सुनकर मिस्टर पाक अपनी जगह पर जम जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? उस 2 कौड़ी की लड़की से तुम्हें प्यार है? तुम उसके साथ शादी करना चाहते थे? अपने भाई की बीवी बना देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है?
इतनी इम्पोर्टेंट है वो लड़की तुम्हारे लिए। तुम कब से इन लड़कियों के औरतों के चक्कर में पड़ने लगे? जो सुनकर कायरो गुस्से में चिल्लाकर बोला, ओ ओल्ड मैन, जस्ट शट अप। देखो मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशानी में हूँ। फिर वो अपने आप को रिलैक्स करके अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है, लिसन डैड, वो सिर्फ मेरी ज़रूरत है। किसने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्यार शब्द का जिक्र मत करना। वो सिर्फ मेरी एक मिस्ट्रेस है। वो सिर्फ बिस्तर का खिलौना है जिसे मैं इस्तेमाल करके फेंकने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और उसे हाथ लगाए। वो बस मेरी रखेल बनने के लायक है। जो सुनकर मिस्टर पार्क के होंठों के किनारे मुड़ गए। नहीं तो उन्हें लग रहा था उनका बेटा किसी लड़की के वश में आ गया है, तो वो अपने बिजनेस पर ध्यान देने का छोड़ देगा, ये सब फालतू चीज़ों में लग जाएगा। उनका खून खौल रहा था, लेकिन जब कायरो ने कहा कि वो लड़की सिर्फ उसकी बिस्तर की ज़रूरत है, तो मिस्टर पार्क उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोले, शाबाश मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शादी हुई है ना उस लड़की की, तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की चीज़ है। जुनैद इस्तेमाल करे या फिर तुम इस्तेमाल करो, पहले तुम्हें करना हो तो तुम अपने भाई से मांग लेना, वो तुम्हें इस्तेमाल करने देगा। वैसे भी तुम पाक ब्रदर्स की यूनिटी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जुनैद उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं जानता हूँ मेरे भाई को, वो कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाएगा, और उस लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं, जो पैसों के लिए शादी में बैठ गई। तो मिस्टर पार्क ने शक जताते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता उसने पैसों के लिए शादी की है? तो कायर बिना किसी भागे बोला, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। वो दीवान है, उस दीवान की बेटी है जिसे आपने और मैंने मिलकर मारा था। वो उस दीवान की बेटी है, शेखावत की बेटी वो हो नहीं सकती। अगर वो शेखावत की बेटी होती तो लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रही होती। वो दीवान की बेटी है, वो जानती भी नहीं है उसके बाप को मैंने मारा है। तो मिस्टर पार्क बोले, तुम ये जानते हुए भी कि उसके बाप को हम दोनों ने मिलकर मारा है, फिर भी उसके साथ सोना चाहते हो? तो कायर ने कहा, सोने के लिए क्या लगता है, मुझे उसकी बॉडी से प्यार है, सही में डेड खातिर है। तो मिस्टर पार्क गुस्से में बोले, तुम्हारा डेड हूं मैं, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तो कायर उन्हें एक लुक देकर कहता है, ओह अच्छा, आपके सामने ऐसी बातें ना करूं। बचपन से सिखाया गया है आपने मुझे कि एक औरत को कचरा समझो, जितना चाहे उतने औरतों के साथ फिजिकल हो जाओ, उन्हें पैरों की जूती समझो। मैं तो वही समझता हूँ, उसे भी मैंने पैरों की जूती ही समझा था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया वो बिस्तर का सामान बहुत अच्छे से बन सकती है। एनीवेज, मुझे उस लड़की का और जुनैद का डिवोर्स कराना है। तो मिस्टर पार्क बोले, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिस्टर पार्क ने कहा, कैसे? जुनून खुद ब खुद उस लड़की को डिवोर्स दे देगा, और अगर तुम कह रहे हो वो शेखावत की बेटी नहीं है तो उसने ज़रूर पैसों के लिए ये शादी की है। लेकिन मुझे एक डाउट है, उसे पैसों के लिए एक ही शादी करनी होती तो वो ऑलरेडी पार्क फैमिली की वारिस बन गई है, उसे पैसों की क्या ज़रूरत? वो मान भी सकती है। तो कायर ने कहा, मान जरूर सकती है, लेकिन मानने पर मिलेंगे थोड़ी। शेखावत ने उसे बहुत तगड़ी रकम ऑफर की होगी, जिस वजह से वो मान गई। उसे मेरा जरा सा भी डर नहीं है, उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। सोचते हुए वो अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए बहुत गंदी मुस्कान मुस्कुराता है, जैसे वो कुछ बहुत गंदा सोच रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अयुमी सिम्मी जी को संभालते हुए बोली, आंटी सारा ने हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, उसने कुछ नहीं बताया, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो सिम्मी जी ने कहा, कोई नहीं बैठा होता है। अयुमी उन्हें सहारा देते हुए एक चेयर पर बिठाती है। तभी मंदाकिनी जी गुस्से में कहती है, भगवान कैसे दिन देखने पर रहे हैं, भाई बहन सुहागरात मनाएंगे, मेरा तो सोच सोचकर ही खून उबल रहा है। तो अलेक्स ने दांत पीस लिए, पता नहीं को क्या प्रॉब्लम है। भाई बहन थोड़ी ना है, वो ब्लड रिलेशन से थोड़ी ना है। जो बात जीनी सुन चुकी थी, उसने अलेक्स की तरफ देखा। अलेक्स की भी नजरें उस पर गई, पर यहाँ जीनी ने अलेक्स को ऐसे अनदेखा किया जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ना हो। अलेक्स को देखने में जो बात महसूस करके अलेक्स का दिल भर आया, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अंदर से उसे तकलीफ हो रही थी, उसका दिल अंदर से रो रहा था। ये फीलिंग उसे समझ नहीं आती। वो तो सिर्फ जीनी को लाइक करता है, न तो उसका रुखापन देखकर उसे अपने दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ पसंद नहीं रही? क्या अब जीनी उसका प्यार बन गई है? लेकिन प्यार क्या होता है, अलेक्स नहीं जानता, इसलिए वो अपना फ़ोन निकालकर सबसे पहले सर्च करने लगता है, प्यार के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वही संचित को किसी से कुछ लेना देना नहीं था, वो बस एकटक जीनी के चेहरे को देख रहा था। उसे परेशान देख संचित को अच्छा नहीं लगता। तो वही राम्यक भी अयुमी को शांत करा रहा था। तो यहाँ मायंक अक्षु की गोद में समाते हुए बोला, मासी मुझे सोना है, कमरे में ले चलो ना। श्वेत ने जब देखा तो वो उनके पास जाकर बोला, चलो बेटा तुम्हें सुला देंगे। फिर वो अक्षु का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। अक्षु को उसके साथ नहीं जाना था, वो भूल ही नहीं थी श्वेत ने उसके साथ क्या किया है।
जुनैद बेरहमी से सारा के होंठों को किस कर रहा था। उसकी इतनी ज्यादा अग्रेसिव थी कि सारा के निचले होंठ पर कट भी लग गया था, जहां से खून निकल रहा था। खून का स्वाद उन दोनों के मुंह में आ रहा था। सारा तड़पते हुए उसके कंधों पर मारते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जो जुनैद के मुंह में घुट रही थी। कुछ 15 मिनट बाद जुनैद उससे दूर होता है और दूर होने के बाद वापस उसके लोअर लिप को अपने दांतों के बीच फंसाकर खींच लेता है, तो उसके होंठों में और ज्यादा कट लग जाता है। उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, देखा क्या हो गया, मेरा तुम्हारा ऊपर तुम्हारा पति हो, समझी, तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा हक है मेरा, ऊपर से लेके नीचे तक। विहान को बेचैनी हो रही थी क्योंकि जुनैद सारा को अपने कमरे में ले गया था। अगर उसने सारा को हासिल कर लिया तो विहान को क्यों फर्क पड़ रहा है। विहान खुद को दिलासा दे रहा था कि ऐसा कुछ न हो, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी गलत लड़की के चक्कर में फंसे। यहाँ पर सबके चेहरे पर मातम छाया हुआ था, कोई भी खुश नहीं था। लेकिन सम्राट जी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी कंपनी भी बच गई थी और उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो गया था। अभ्यंग अपने माथे को पकड़कर खड़ा था कि क्या करे। वो सारा ही उसे बेस्ट ऑप्शन लगी थी इस सब के लिए, इसलिए उसने सारा को चुना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि सारा की फैमिली में ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एरिका वहां से जाने को होती है तो अभ्यंग उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, डोंट टर्न नीड टू मूव, चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहो। जैसे जैसे जुनैद अपनी बातें कह रहा था, सारा का चेहरा डर के मारे भर गया था। जितना इसका बड़ा भाई पागल नहीं है, उससे ज्यादा तो जुनैद पागल है। मतलब इस पूरी ब्लड लाइन में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो जुनैद है। ये बात सारा समझ चुकी थी और उसका पंगा जुनैद से बढ़ चुका था। एक वक्त पर भी हान रहता तो चल जाता, उसने भी हान से शादी से पहले बस यही सोचा था कि हान उसे आसानी से तलाक दे देगा और ये झंझट खत्म होगी। लेकिन वो जुनैद के जंगल में फंस चुकी थी, अब उसे तलाक तो मरते दम तक नहीं मिलने वाला था। वो रोते हुए बोली, क्यों हक जता रहे हैं हमारे ऊपर। तो जुनैद एकदम से उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र दिखाते हुए बोला, दिखाई दे रहा है तुम्हें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू आर माइन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू स्टे विद मी। इतना बोलकर वो वापस से उसके होठों को किस करने के होता है, तभी दरवाजे के बाहर से विहान की आवाज आती है, जुनैद, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आज पहली बार विहान ने जुनैद को जुनैद कह के बुलाया था, नहीं तो उसे हमेशा छोटे कह के बुलाता था। जुनैद इन सब चीजों पे आज ध्यान नहीं दे पाता। वो सारा से दूर होकर उसे उंगली से इशारा करके बोला, बीवी हो मेरी तो बीवी होने का हर एक फर्ज तुम्हें निभाना होगा। अगर मेरे भाई की बीवी बनती तो उसका बैग गर्म करती ना, तो आज तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती आजमाना नहीं चाहता। ये बातें तो उसने कह दी थी, लेकिन उसे अजीब लग रहा था सारा के साथ इतने रूड टोन में बात करने से। लेकिन गलती सारा की है, वो क्यों किसी और के साथ शादी के मंडप में बैठ गई। सोचकर वो विहान के पास चला जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है। विहान बोला, ये शादी तेरी मर्जी से नहीं है, तू चाहे तो इस लड़की को तलाक दे सकता है। तो जुनैद बोला, पहले मुझे मेरी से बात करनी है। कुछ पल बाद जुनैद कॉरिडोर से जा रहा था, तभी वो सम्राट जी को बातें सुन लेता है और जो उसका खून खौलता है। वो गुस्से में खुद से कहता है, इतना बड़ा धोखा दिया इंसेक्ट तुमने मुझे, मैं तुम्हें कभी मार नहीं करूंगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 202, शादी के बाद इतने बड़े घर को संभालना। अब आगे। जैसे ही जुनैद कॉरिडोर से गुजर रहा था, उसे सम्राट जी की बात सुनाई देती है। सम्राट जी फोन पर बोले, हेलो, हाँ, सारी डील्स फाइनल हो चुकी हैं। हमारी जो कुछ भी कंपनीज पर मिसेज रायजादा ने खतरा बनाया हुआ था, वो खतरा अब टल चुका है। अब हम फ्रीली बिजनेस कर सकते हैं और शादी हो चुकी है, जिस वजह से फ्यूचर में भी हमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जो सुनकर सामने वाला आदमी बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है, शेखावत की बेटी तो मर चुकी है। अपने बड़े भाई की मौत का जिक्र ऐसे ही सुनकर सम्राट जी गुस्से में कहते हैं, जबान संभाल के बात करो। शेखावत मेरा भाई था, विवान मेरी जान था, उसके बारे में, उसकी मौत के बारे में ऐसे लहजे में बात करोगे तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देंगे। आदमी अपनी बात क्लियर करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन आपके भाई की मौत। फिर भी वो अपनी बात क्लियर करके कहता है, मतलब कि आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी बेटी जो थी वो भी मर गई है। फोन स्पीकर पर था, जिस वजह से जुनैद को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। तो सम्राट जी बोले, हाँ जरूर शादी तो हुई है, लेकिन अभियान ने किसी लड़की को पैसे देकर इस शादी के लिए मनवाया था और वो लड़की भी इतनी बेवकूफ़ है, तुरंत ही मान गई इस पाक पैलेस में शादी करने के लिए। शायद से इन लोगों का पैसा और दौलत शोहरत देखकर वो मान गई होगी। जुनैद अपने माथे को पकड़कर खुद से कहता है, क्यों इंसेक्ट, क्यों किया तुमने ऐसा? इतना पैसा तो था तुम्हारे पास, तो फिर क्यों तुम इस शादी के लिए मान गए? क्या तुम्हें कोई और चीज़ भी मिलने वाली थी? हाँ, इस खानदान से तुम्हें पैसे मिलते, लेकिन उतने नहीं मिल पाते जितना अब तुम्हें दे पाता। ना उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम मंडप में जाकर बैठ गई, जबकि तुम शेखावत की बेटी नहीं हो।
फिर भी तुमने सबके सामने झूठ बोला। क्यों इंसेक्ट, क्यों तुमने झूठ बोला? जुनैद सोचते हुए पागल हो रहा है। अगर मेरी जगह पर वहां पर विहान बैठा होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? क्या तुम अब उसके साथ सुहागरात मना रही होती? इतना सोचकर वो गुस्से में दांत पीस लेता है और नीचे जाकर सबके सामने सारी की सच्चाई लेकर आने का फैसला करता है। हॉल में आयुमी परेशान सी होकर सिमी जी से बोली, आंटी आप सोने तो चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिमी जी उसे हाथों से इशारा करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। बस मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि सारा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बचपन से उसने मुझसे एक भी बात नहीं छुपाई है। जो सुनकर अयुमी को भी सारा के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसे पता था कि सारा ने अगर कुछ बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोच समझकर ही उठाया होगा। रम्यक अयुमी से बोला, मयंक कहाँ पर है? अयुमी ने कहा, वो अपने कमरे में गया है। रम्यक विहान के पापा से कहता है, भाई मैंने एक डिसीजन लिया है। विहान के पापा बोले, हाँ बोलो क्या डिसीजन लिया है? रामयक ने कहा, मैं और यू हम दोनों मयंक को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो सुनकर मिस्टर हान को खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है अपने भाई के फैसले पर, वो उसके लिए मंजूरी दे देते हैं। सिमी जी को भी बहुत खुशी होती है, वो यूं ही के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया बेटा, तूने एक बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। मुझे तुम दोनों पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। रामयक कहता है, देखिए आंटी जो हुआ सही के लिए होता है। अब सारा की शादी हो गई है जुनैद से, तो इस शादी को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहाँ दादी बीच में बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, जब तक इस औरत के साथ सारा के संबंध नहीं खत्म होंगे तब तक ये शादी नहीं मानी जाएगी। अरे कैसी सोच है तुम लोगों की? वो दोनों भाई बहन हैं, आपस में शादी नहीं हो सकती और सुहागरात तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। रमयक ने कहा, कैसे नहीं बन सकती, कैसे नहीं हो सकता, कुछ भी जरूर होगा। आपने सुना नहीं दादी, माँ क्या कहा था? सिमी जी ने सख्त लहजे में कहा है कि सारा उनकी बेटी नहीं है, वो किसी और की बेटी है, वो शेखावत की बेटी है। इनका उनके साथ कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आप ये शादी इलीगल कैसे बता सकती है? जुनैद और सारा दोनों भाई बहन बिल्कुल भी नहीं है। दादी ने कहा, हे राम कैसे दिन आ गए हैं, पता नहीं अब क्या क्या देखकर मरना होगा। सोचकर वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। जुनैद जब तक नीचे पहुंचता है तब तक वहां से दादी जा चुकी थी। वो दादी को सब सच बताना चाहता था। वो गुस्से में उनके कमरे की तरफ जाने को होता है, तभी उसे रम्यक की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, कोई भी सारा को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं देगा और अगर इस घर में किसी ने इस शादी को लेकर आवाज उठाई या कोई ऑब्जेक्शन दिखाया तो ठीक है, डिवोर्स करना देंगे उन दोनों का। सुनकर अयुमी के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट छा गई। शादी कोई खेल नहीं होता कह भी कौन रहा था? जिसने अयुमी के साथ जबरदस्ती शादी की थी, बिना शादी के उसके साथ गलत संबंध बनाए थे, उसे टॉर्चर किया था। अयुमी की कड़वाहट वो छुपा नहीं पाती तो कि आंखों से भी उसकी वो कड़वी मुस्कान छिप नहीं सकी। उसे महसूस होता है कोई उसके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। जब उसने बार काउंटर की तरफ देखा तो रावीन को देखकर उसका दिल धकेल गया। उसे वो सब याद आने लगा जो उसके साथ इस घटिया आदमी ने किया था। वो रम्यक की बाह पकड़कर बोली, मुझे कमरे में जाना है, तो उसे कमरे में ले जाता है। तो यहाँ रावीन खुद से कहता है, नहीं मेरी गलती नहीं थी। रावीन ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था, माना मुझे तुम्हारे बदन से आकर्षण हुआ था, लेकिन तुम्हारे बदन से आकर्षण तो मुझे आज भी है, लेकिन आज मुझे तुम्हारी रूह भी चाहिए। वो आंखें बंद करता है और उसकी आंखों के सामने वो रात घूमने लगती है जिस रात उसने अयुमी को जबरदस्ती हासिल किया था। कितना चीख रही थी तुम, चिल्ला रही थी, लेकिन तुम्हारी चीखें मेरा सुकून बन रही थी। तुम मना कर दी गई और मैं तुम्हें हासिल करता गया। आह क्या सुकून था तुम्हारी उन आंखों में। बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा, मेरी जान, मेरी गैलेक्सी। कहते हुए वो शराब पीते हुए कुछ बहुत ही अजीब सोचने लगता है। उसे शराब का नशा बहुत ज्यादा हो गया था। वो अब बस अयुमी को हासिल करना चाहता था। यहाँ कमरे में सारा अपने आप को गले लगाकर रो रही थी। जो कुछ भी बातें जिन्होंने उसने कही थी वो बहुत बुरी थी। वो रोते हुए खुद से कहती है, क्या कहा मिस्टर आपने? आपने कहा कि हम किसी और के हो जाए। अगर विहान जी हमें हाथ लगाए थे तो हम उनके साथ सो जाते। हमारे बारे में इतनी गंदी बातें आप कह कैसे सकते हैं? आप बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत 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 ज्यादा। बोलकर वो सुबक कर रोने लगती है। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी, उसकी आत्मा अंदर से तड़प रही थी। जुनैद की कड़वी बातें उसके दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो एक बार पूरे कमरे को देखती है जो पूरी तरह से ब्लैक कलर में फिनिश्ड था। उसकी आंखों के सामने हर एक वो मंजर घूमने लगता है जो उसने जुनैद के साथ बिताया था। वही अक्षु श्वेत के साथ अपने कमरे में गई थी, जहां श्वेत उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षु मयंक को अच्छे से सुलाने के बाद श्वेत से बोली, क्या चाहिए आपको? हमारी बॉडी चाहिए, ठीक है, आइए हासिल कर लीजिए। बोलकर वो श्वेत का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाने को होती है,
तो श्वेत उसके हाथ को झटक कर कहता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? तो अक्षु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगी तो श्वेत ने उसे थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुम सच में बहुत बुरी हो। मैं तुमसे इतने दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने एक दिन मुझसे सही से बात नहीं की। आखिर क्यों? क्यों अक्षु, क्यों तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो? तो अक्षु ने बदले में कुछ नहीं कहा। वो 2 मिनट तक बस श्वेत के चेहरे को देखते रही और एक तेज थप्पड़ उसने श्वेत के गालों पर मार दिया। चटक इस थप्पड़ की आवाज के साथ कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अक्षु रोते हुए उसे उंगली दिखाकर बोली, रेप किया है आपने मेरा, रेप समझते हो ना? मेरी मर्जी के बिना मुझे हाथ लगाया आपने। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने अपना हक जताना नहीं छोड़ा। इसे आप प्यार कहते हो? मेरी नज़र में ये जबरदस्ती है और मैं किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रह सकती। जानना चाहते हो ना क्या हुआ था मेरे साथ? तो सुनो, एक लड़के ने मुझे अब्यूज़ करना चाहा था, मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी। उसके सर पर हमला करके मैं वहाँ से भाग गई थी। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ ताकि उस गंदे इंसान के मैं करीब ना जा सकूं। लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो मेरे साथ जबरदस्ती की। कल मैं उससे भाग रही थी, आज मैं आपसे भाग रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे भागना क्यों है? तुम मेरी बनकर क्यों नहीं रह सकती? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो मेरी मजबूरी थी। तो अक्षु ने उसे धक्का देते हुए कहा, क्या कहा मजबूरी थी? तो श्वेत वापस से उसे बाहों में भरने को होता है। तो अक्षु ने उसे उंगली दिखाकर कहा, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, डॉक्टर हूँ, कमाती हूँ, आपके पैसों पर ऐश नहीं करने वाली थी, तो अपने पैसों का रोब तो मेरे सामने दिखाना ही मत। तो श्वेत एकदम से चुप खड़ा हो जाता है। वो बस अक्षु की बातें सुन रहा था। आपकी चॉइस नहीं थी, आपकी मजबूरी थी। एक लड़की के साथ गलत करना आपकी मजबूरी थी। वाह क्या बात कही है मिस्टर श्वेत, आपने जरा ये भी बता दीजिए, मजा आया था ना हमारी चीखें सुनकर, हमारा दर्द सुनकर? तो श्वेत ने एकदम से उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया और चिल्लाकर बोला, हाँ बहुत आया था, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे सीने पर किसी और के दांतों के निशान थे। कितनी बार पूछा तुमसे किसके साथ रात बिताकर आए हो तुमने, एक बार नहीं बताया। हाँ अरे बता दीदी, तो कुछ नहीं करता ना तुम्हें? तो अक्षु ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं करते सही में आप कुछ नहीं करते? तो श्वेत बोला, कुछ नहीं करता। तो अक्षु ने गुस्से में कहा, झूठ, सिर्फ झूठ बोलते हो आप, आपको इमेजिन करके ही इतना गुस्सा आया था। और अगर हम ये बता देते कि उस रात हमारे साथ गलत करने वाला इंसान वही था जिससे हम 2 साल पहले बचकर भाग रहे थे, तो क्या करते आप? आप कहते कि हम खुशी खुशी उसकी बाहों में सो गए थे, यही लांछन लगाते आप मेरे चरित्र पर। जो सुन श्वेत अपनी जगह पर जम गया। क्या कहा तुमने? वो लड़का वापस से आया है, कौन है वो मुझे बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगा। कौन है वो घटिया इंसान? तो अक्षु कुछ कहती इसके पहले मयंक नींद में बड़बड़ाने लगा, कहाँ हो तुम? मयंक की नींद टूट रही है, धीरे से बोलो ना। जो सुन अक्षु ने श्वेत को अपनी कसम दी और बोली, मैं कल बात करूंगी, अभी आप जाए। मन मारकर श्वेत को वहां से जाना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ जुनैद बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। एक पाक पैलेस के अंदर मौजूद ही बहुत बड़ा सा बार था जहाँ वो गुस्से में ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सारा का चेहरा आ रहा था। वो गुस्से में खुद से कहता है, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, मेरी जगह पर तुम विहान के साथ शादी करने जा रही थी। अरे इतनी ही पैसों की जरूरत थी तो मुझे बताती ना, तुम्हारे कदमों में पूरी जायदाद रख देता, अपनी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। लेकिन नहीं, तुम्हें पैसों से ज्यादा मुझे लगता है बदन की भूख थी, बॉडी की भूख थी। वो यही सब सोच रहा था। नशे में उसके दिमाग को पागल कर दिया था। तो वही कमरे में सारा अभी भी रोए जा रही थी। वो खुद से कह रही थी, हम इतने लोगों की नफरत कैसे सहेंगे हम? हमारी माँ तक हमसे बात नहीं कर रही है, न ही सिम्मी माँ और न ही अयुमी दीदी हमें अच्छे से देख रही है। हम सबकी नजरों में गिर गए, शादी की वजह से सब हमसे नफरत करेंगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी कमरे में किसी की परछाई आती है। सारा को लगा ये नेट है, तो वो रोते हुए बोली, मिस्टर गुड बॉय, आप यहाँ पर, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हम ये शादी। उसने इतना ही कहा था तभी वो परछाई, मतलब वो इंसान आगे आ जाता है। रोशनी के चलते सारा उस इंसान का चेहरा देखकर अंदर तक सहम उठी। कायरव उसके करीब आकर बोला, अपने पति का इंतजार कर रही हो सुहागरात के लिए? कोई नहीं, पति नहीं तो पति का भाई ही चलेगा ना, उसी से काम चला लो। इतनी आग थी तुम्हारे अंदर इसलिए शादी के मंडप में बैठ गई ना, तो अब तुम्हारी सुहागरात मेरे साथ ही मैंने की। अचेली कहते हुए वो आगे आकर अपने शर्ट के बटन खोल देता है। वो पूरी तरह नशे में था, उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो सारा का बदन, उसे बस सारा की बॉडी चाहिए थी। सारा यहाँ बेड से उठकर रूम के बाहर भागते ही इसके पहले कायरव ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया और उसके ऊपर आ गया। वो जबरदस्ती सारा को किस करने की कोशिश करते हुए उसके ब्लाउज को एक झटके में फाड़ देता है। अब तो सारा का एक साइड का सीना विजिबल हो जाता है। वो अपने आप को ढकती इसके पहले कायरव उसके लहंगे की नॉट खोलने लगता है।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 203 रूम स्लैप्स कायरव। अब आगे सारा के ऊपर हावी होकर कायरव उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ सारा जोर जोर से रो रही थी। उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था जब कायरव उसे हाथ लगा रहा था या उसके को टच कर रहा था। उसे गुस्सा आ जाता है जब सारा कायरव को रोकने की कोशिश करती है। छोड़िए छोड़िए, हमें छोड़िए, हम आपके भाई की बीवी है, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? घटिया, हमारे ऊपर से ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कायरव बस के कंधे पर मुक्के मारते हुए उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कायरव ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया तो वो और जोर जोर से रोने लगी। यहाँ कायरव को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे के करीब जाकर दांत चबाकर कहता है, छोड़ दो, तुम्हें क्यों छोड़ रही हो? मेरे भाई के साथ सुहागरात मनाएगी तू? हाँ, 2 कौड़ी की लड़की, पैसों के लिए तू मंडप में बैठ गई ना, अब तुझे मेरी रखेल बनकर रहना होगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सारा को जरा भी अच्छा नहीं लगता। पहले की बात अलग थी। पहले वो कायरव के सामने बहुत ज्यादा मजबूर हुआ करती थी। हालांकि वो इस मस्कुला बंदे के सामने आज भी मजबूर है, लेकिन आज एक बात अलग थी। आज सारा शादीशुदा थी। शादीशुदा होते हुए वो अपने बारे में किसी की रखेल बनना सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कायरव की आंखों में देखकर गुस्से से कहा, क्या कहा? रखेल? कभी नहीं, मैं जुनैद की बीवी हूँ तो मैं उनकी बीवी बनकर ही रहूंगी, समझे आप? हटिए मेरे ऊपर से, घटिया इंसान। सारा का जवाब सुनकर कायरव कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। जिस लड़की में इतनी जुबान कहाँ से आ गई? वो एकदम से उसके गालों पर एक थप्पड़ मारने को होता है, तभी सारा उसका हाथ पकड़ लेती है। कायरव उसका हाथ पकड़कर उसकी सर के ऊपर करके उसके गालों को अपने हाथ से दबाकर दांत चबाकर बोला, ओह, इतनी जुबान भी आ गई? मेरी भाई की बीवी बनी नहीं कि रायदादा वाली फीलिंग लेने लगी तुम तो हाँ, सेक्स के लिए शादी की थी ना? सेक्स चाहिए ना तुम्हें तो दे रहा हूं ना तुम्हें। वैसे भी मेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे साथ में सो भी जाओ तो, क्योंकि वो तो तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार तो क्या, वो तो तुमसे नफरत भी नहीं करता। तुम हो क्या उसकी जिंदगी में? जुनैद और तो उसे सिर्फ नफरत करता है। बोलकर वो सारा के ब्लाउज को हटाने की कोशिश करने लगता है। उसने सारा के ब्लाउज को एक साइड से फाड़ दिया था, जिस वजह से इनके अंदर से सारा का सीना हल्का सा विजिबल हो रहा था। उसकी हरकत महसूस करके सारा उसके हाथ से अपने हाथों को छुड़ाने लगी, लेकिन कायरव ऐसा होने नहीं देता। वो मजबूती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी घटिया पंक्ति पर उतर आता है। कायरव के हाथ सारा के ब्लाउज को पूरी तरह से बेवर्दा करने में लगे हुए थे तो ये सारा की आंखें बरसने लगी। वो हर एक मुमकिन कोशिश करने लगी अपने ऊपर से धक्का देने के लिए, कोई हमें बचाए प्लीज, कोई हमारी रक्षा करिए, जुनैद जी आप कहाँ पर है? मिस्टर म्याऊ बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगती है और काय के हाथ से अपना हाथ हटाने की कोशिश करने लगती है। कायरव ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वो एकदम से पूरी तरह से सारा के ऊपर आ गया और उसके लहंगे की नोट खुलने लगा जो खुल भी गई थी। उसने सारा का लहंगा झटके में अलग कर लिया तो सारा तड़प उठी, कहीं प्लीज कुछ मत करिए, हम आपसे भीख मांगते हैं, जेठ लगते हैं आप, अब हमारे में उस पवित्र रिश्ते का तो लिहाज रख लीजिए। तो काय ने उसके हाथों को और जोर से बैग के अंदर दबाते हुए कहा, कैसा रिश्ता? हाँ रखेल है तू मेरी, समझी? भूल गई कितना क्लोज आए हैं हम दोनों? कैसे अपनी इन हाथों से मैंने तेरे बदन को छुआ था, कैसे तुझे खुद में शामिल करना चाहा था। हाँ, यहाँ तक कि मैंने तेरा वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया है। सब कुछ क्यों भूल जाती है तू? क्यों भूल गई कि तेरी पहली किस चुराने वाला बंदा मैं हूँ? मैं ही हूँ जिसमें तुझे अपनी बाहों में बिना किसी कपड़ों के भरा है। जो सुनकर सारा के होंठों के किनारे हल्के मुड़ गए और वो कायरव की आंखों में देखते हुए आग उगलते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम वो पहले इंसान हो जिसने हमारे बदन को छुआ है। तो मिस्टर ओबरॉय, अपनी सोच पर कंप्लीटली ब्रेक लगाओ, क्योंकि कोई और है जो आपसे पहले हमें हासिल कर चुका है। यू आर नॉट माई फर्स्ट मैन, आई वॉज ऑलरेडी स्लेप्ड विद सम अवन एल्स। जो सुनकर कायरव घायल होकर अपनी जगह पर जम जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यहाँ तक कि उसे ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी में खून की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। चटाक, सारा उसकी बाहों से झटपटा रही थी, तभी कायरव ने एकदम से उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। कुछ पल के लिए सारा को कुछ समझ ही नहीं आया, उसका सिर घूमने लगा था। कायरव का मन कर रहा था कि इस लड़की की जान ले ले, इसका गला दबाकर इसका खून कर दे। वह कुछ ऐसा ही करता है। वह सारा के गले को अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर उसके गले को दबाते हुए कहता है, क्या कहा? घटिया औरत, तूने तो पहले ही किसी के साथ सो चुकी है, 19 साल की है तो सिर्फ, फिर भी तेरे बदन में इतनी आग लगी कि तू किसी और के साथ छी। मेरा मन कर रहा है मैं तेरी जान ले लूं लड़की। कहते हुए वह बहुत जोर से सारा के गले को दबाने लगता है। सारा को अपने बचाव में कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था उसकी मौत हो जाएगी। वह झटपटाने लगी, छोड़िए, हम मर जाएंगे, उसने हकलाते हुए कहा, क्योंकि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। गले से बहुत हिम्मत उठाकर इतना बोलने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ कायरव को कोई होश नहीं था।
क्योंकि तू मर जाएगी तो मर जा, क्योंकि मैं तेरी लाश के साथ भी वो सब करने से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सिर्फ तेरी बॉडी चाहिए। कहते हुए उसने और जोर से सारा का गला दबा दिया। सारा के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपनी जिंदगी खत्म होती हुई इसे महसूस हो रही थी। उसने अपने बचाव में एक आखिरी कोशिश करते हुए कायरव के पैरों के बीच जोरदार अपना घुटना मार दिया, जिस वजह से कायरव को इतना दर्द होता है कि उसकी पकड़ अपने आप सारा के गले पर से ढीली हो जाती है। जिस चीज का फायदा उठाकर सारा ने कायरव को अपने ऊपर से धकेल दिया और अपने लहंगे को ढूंढने लगी। उसे अपने आप को कवर करना था किसी भी कीमत पर। आधे फटे हुए ब्लाउज और नीचे सिर्फ एक कपड़े में उसे असहज महसूस हो रहा था। वो इस घटिया इंसान के नीचे तो कभी नहीं आ सकती। उसे रिश्तों की मर्यादा थी, भले ही मजबूरी में शादी हुई हो, लेकिन शादी हुई थी तो यहाँ। कायरव अपने सिर को पकड़कर बैठ गया था। उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस सारा की कही हुई बात घूम रही थी कि वो पहले ही किसी और के साथ सो चुकी है। सारा ने अब तक अपना स्कर्ट अच्छे से पहन लिया और वो वहां से भागने को हुई, तभी कायरव ने उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया, जिस वजह से अब सारा के होंठों के किनारे से खून निकलने लगा था। सारा की आंखों में आंसू आ गए और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गई। कायरव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। यहाँ कायरव ने उसे बालों सहित पकड़ा और अपनी पैंट खोलने लगा तो सारा घबरा गया। कायरव उसे वापस से खींचकर बिस्तर पर ले जाता है और उसके ऊपर आने लगता है। इसी बीच सारा के नज़र साइड टेबल पर पड़े फ्लावर वेस पर जाती है, जिसे उठाकर वो कायरव की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, करीब मत आना, हमारे नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हें। हम किसी और की बीवी है, तुम हमें हाथ नहीं लगा सकते। मुस्कुराकर बोला, जबरदस्ती की बीवी? कोई तुम्हें अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती उसके गले पर रही है मेरे भाई के। कहते हुए वो एकदम से आगे जाकर उसके हाथ से वो फ्लावर पॉट छीनने की कोशिश करने लगता है। सारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कायरव के मजबूत हाथों में उसके छोटे छोटे हाथ समा गए थे। वो कायरव को धक्का देते हुए अचानक से वो फ्लावर पॉट उसके सर पर दे मारती है तो कायरव के सिर से खून निकलने लगता है। उसका सिर चकराने लगता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। यहाँ सारा अपनी जान बचाकर कॉरिडोर में भागने लगते हैं। वो सिर्फ इनमें थी। दूसरी तरफ नेक गुस्से में तिल मिलाया हुआ पांडा के विला पर जाता है। उसने अब तक पांडा के 4 बॉडीगार्ड्स को सिर पर गोली मार दी थी, जिनकी जगह पर मौत हो गई थी, और बाकी युवकों से यहाँ वहाँ गोलियां मारी थी। तब तक उसका गुस्सा शांत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे इतना एहसास था कि वो फालतू में किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपने हाथों से मौत नहीं दे सकता। वो कहीं भगवान नहीं था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो देख पांडा के कुछ आदमी भी घबराने लगे थे। पांडा का एक वफादार बॉडीगार्ड आगे आकर कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? क्या कर रहे हो तुम? तो नारुत ने उसे उंगली दिखाकर कहा, एक और बार नहीं, तेरा बॉस कहाँ है? वो बता तो। पांडा के आदमी ने कहा, क्यों जानना है तुझे? नहीं बता सकता। तो नेट ने एकदम से अपने हाथ में पकड़ी हुई रिवॉल्वर उस आदमी के सिर पर टिकाए और उसके गले को दबाते हुए बोला, तू नहीं बताएगा तो एक बात याद रख लेना, मैं भी नारुत ओबरॉय हूँ। नेट की पकड़ उस आदमी के गले पर बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, जिस वजह से वो झटपटाते हुए अपने आदमियों को आवाज देता है। वो लोग आकर नेट को पकड़ते, इसके पहले नेट ने जोर से आवाज लगाई, गार्ड्स कम इनसाइड। उसके कहते ही करीब 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं, जिनके सामने पांडा के बॉडीगार्ड्स बहुत कम हो गए थे। नेट के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी बॉडीगार्ड्स को घेर लिया और यहाँ नेट उस बॉडीगार्ड के मुंह पर एक पंच मारकर बोला, तू मत बता तेरा बॉस कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ वो एक नंबर का डरपोक है, सबके सामने आने से डरता है। तो पांडा का बॉडीगार्ड झटपटाने लगता है, जिस वजह से नेट उसे छोड़ देता है। वो अंदर जाने को होता है, उतने में पांडा का बॉडीगार्ड तिरछी मुस्कान देकर कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते पांडा कौन है। वो लोग तुम्हारे ही बीच में रहता है, तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम आज तक उसे पहचान नहीं पाए। वो बहुत खूंखार है, वो तुम्हारी पीठ पर ऐसे चाकू घोंपेगा ना कि तुम उसे डरपोक या फट्टू कहने की हालत में नहीं रहोगे। वैसे भी आज पांडा का एक मकसद पूरा हुआ है, शादी हो गई ना तुम्हारी महबूबा की। तो एक बात और जान लो, तुम्हारी महबूबा से हमारे बॉस बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बहुत ज्यादा देखी होगी तुमने उसकी फोटो पर कितने क्रॉस मार्क्स बनाए हुए हैं। उसकी जान पर नजर रखना, क्या पता उसकी जान हमारे बॉस ले ले अपने नफरत के चलते। बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था, जिससे नेट का गुस्सा और भी बढ़ गया। अंदर कमरे में जाकर उसने देखा कि सभी तरफ बस सारा की फोटो लगी हुई थी, जिनके ऊपर क्रॉस का निशान बना था। वो गुस्से में वहां पर तोड़फोड़ कर देता है और पांडा से जरूरी सामान वहां पर ढूंढने लगता है। एक अलमारी खोलने के बाद उसे जो सबूत मिलता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कहते हुए वो एकदम से जमीन पर बैठ जाता है। तभी कॉरिडोर में, यहाँ कॉरिडोर में सारा भाग रही थी, तभी कायरव भी अपने जख्मी हालत में उसके पीछे दौड़ रहा था। रुक जा, मैं कहता हूँ, रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बीच में वो एकदम से तेज दौड़ता है।
सारा को उस बड़े से लहंगे की वजह से दौड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो कायरव उसके पास पहुंचकर एकदम से उसके बालों को पीछे से मुट्ठी में भर लेता है और वही सारा को जमीन पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर वो अपनी मनमानी करने लगता है। उसे इतना भी होश नहीं था कि ये सब वो एक बीच कॉरिडोर में कर रहा था। सारा गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर का शैतान जाग चुका था। हालांकि वो अभी भी शैतानी है, वो सारा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। उसने सारा का ब्लाउज हटाना चाहा, पूरी तरह से उतने में किसी ने पीछे से उसके कॉलर को पकड़ा और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। ये रम्यक था। कायरव का खून खौल उठता है, वो अपने होठों के किनारे लगे खून को साफ करते हुए कहता है, चाचू ये क्या हरकत है? देखिए, मेरे और इस लड़की के बीच में मत आना। सारा अपने सीने को ढक कर बैठी हुई थी, उसने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपना जैकेट निकालकर सारा की तरफ दे दिया और बोला, लिटिल गर्ल इसे पहन लो। तो सारा ने जल्दी से अपने आप को ढक लिया, वो जमीन पर खुद में से मटकर बैठकर रो रही थी। यहाँ कायरव बोला, आप जाए, मुझे इसके साथ करना है। जो सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गया, कैसा है ये कायरव? बिल्कुल उसके बड़े भाई की तरह है। कायरव अपने बाप पर गया था, जो महसूस करके ने दांत पीसकर कायरव की कॉलर पकड़कर कहा, खबरदार जो तुमने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की। कायरव बोला, क्यों नहीं करूंगा, ये मेरी औरत है, इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। तो उसके मुंह पर पंच मारकर बोला, दिखाई नहीं दे रहा? उसके मांग में मौजूद सिंदूर और उसके गले में मौजूद मंगलसूत्र, वो तुम्हारे भाई की बीवी है, भाभी है। वो तुम्हारी भाभी है, इसके साथ अच्छे से व्यवहार करूं, जबरदस्ती ना करूं। देखो तो पता कौन रहा है जिसने एक लड़की को 2 सालों तक टॉर्चर किया, रोज रात उसके साथ जबरदस्ती की, वही मुझे बता रहा है। जो सुनकर कायरव का खून खौल उठा और वो उसे अपने से दूर हटाते हुए बोला, दूर हटिए, क्या कहा आपने? ये मेरी भाभी है, इसके साथ अच्छे से व्यवहार करूं, जबरदस्ती ना करूं। कह भी कौन रहा है जिसने खुद एक लड़की को 2 साल तक टॉर्चर किया है वो? फिर सारा के पास जाकर उसके ऊपर से रम्या का जैकेट हटाते हुए बोला, दूर करो इसे, आज तो मैं तुम्हें अपनी बनाकर ही रहूंगा। बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए एक कमरे में लेकर चला जाता है और दरवाजा बंद करने लगता है। वही जुनत और विहान भी क्लब से ड्रिंक करके ऊपर 4th फ्लोर की तरफ बढ़ गए थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 204। आयुमी को पता चला 2 साल पहले का सच, नरुतंदस को कहाँ भाग रहे हो पांडा। अब आगे काय सारा को कमरे में खींचकर ले जाता है। वो जैसे ही दरवाजा बंद करने को होता है, रूम दरवाजे पर लात मारकर दरवाजा खोल देता है तो यहाँ काय गिरते हुए बचता है। उसे देखकर रमयक गुस्से में चिल्लाया, तुम सच में एक हैवान हो, बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गए हो। तो कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लापरवाही से बोला, चाचू प्लीज आपको अपनी बीवी के साथ जो करना है करिए, मुझे इस लड़की के साथ से कस करना है तो मुझे करने दीजिए। जो सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में कायरव के मुंह पर एक पंच मार देता है। तो कायरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। यहाँ जमीन पर गिरी हुई सारा रमयक के ब्लेजर को अच्छे से अपने ऊपर ओढ़कर रोते हुए बोली, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें इनके साथ कुछ नहीं करना, ये बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने हमें थप्पड़ भी मारा। जो सुनकर रमयक का खून खौल उठा और वो कायरव की कॉलर पकड़कर बोला, भाभी है तुम्हारी भाभी का रिश्ता समझते हो तुम? कितने बुरे हो गए हो तुम काय। उद्धरण चिन्ह। जो सुनकर कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रमयक को पहली बार धक्का देकर बोला, दूर हटिए मुझसे, ये मेरा और इस लड़की के बीच का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? मैंने कहा जाए चाचू यहाँ से, नहीं तो मैं इस लड़की को हासिल करते हुए इसकी जान भी ले लूंगा। मुझे क्या पता था ये घटिया औरत पहले भी किसी का बिस्तर गर्म कर चुकी है। यहाँ नीचे इतना बड़ा तमाशा होने के बाद शिवी अपने घर जा रही थी, उसने अभी को गले लगाया और बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, वैसे किसी को पता मत लगने देना हमारे सीक्रेट रिलेशन के बारे में, नहीं तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ अभी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था, बोला, हाँ ठीक है, नहीं पता लगने दूंगा। मेरी माँ वैसे भी मेरी जान की फिक्र तो मुझसे ज्यादा तुम्हें दिखाई देती है। तो शिवी बोली, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आखिरकार मेरे टमी में क्यूट क्यूट से बेबीज तुम ही लेने वाले हो ना। जो सुनकर अभी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। तो शिवी उसके पेट पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोली, लड़की में हूं और शर्माने का काम तुम करते हो। तो अभी को थोड़ा गुस्सा आता है, नॉर्मल वाला गुस्सा। वो शिवी को अपने करीब करके दांत पीसकर बोला, अच्छा शर्म मुझे आती है, लेकिन शर्म में चूर तो तुम हो जाती हो जब मैं तुम्हें बेड पर अपने नीचे भरता हूँ। जो सुनकर शिवी के गाल लाल हो गए और वो उसे धक्का देकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई, जहां उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। संचित की मम्मी ने सारा को दुल्हन बना देकर एक चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा था कायरा उस मासूम बच्ची को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब तो सारा उसकी भाभी बन चुकी है, तो जुनैद अपनी बीवी के करीब काश किसी को ना आने दे।
वो बस यही प्रार्थना कर रही थी। शिवी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो वही शिवी बोली, संचित भाई कहाँ गए और रिक्षित भाई भी कहाँ गए? तो उसकी मम्मी बोली, पता नहीं, रिक्षित किन चक्करों में उलझा रहता है। तभी जिनी ने शिवी को फोन किया और बोली, अरे यार तुम तो यहाँ से चली गई, लेकिन अपने भाई को क्यों नहीं लेके गई? वो किसी पागल सांड की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पाक पैलेस में भाग रही हूँ उससे छिपे छिपाते हुए। जो सुन शिवी खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसे इतना भयानक तरीके से हंसता देखकर उसकी मम्मी ने आंखें दिखाई, शादी उम्र हो गई है तुम्हारी और ऐसे ही मुस्कुरा रही हो तुम? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल वालों के सामने? हमारी शिवी का मुंह बन गया। उसकी मम्मी बिल्कुल टिपिकल इंडियन मम्मी की तरह बिहेव कर रही थी। शिवी ने जिनी से कहा, अब तुझे भागना क्यों है मेरे भाई से? उसने ये बात बहुत धीमी से कही थी, जो बात उसकी मम्मी को सुनाई नहीं देती। तो यहाँ जिनी बोली, अरे मैं एक टेबल के नीचे छिपी हुई हूँ, पता है आधे घंटे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हॉट चुड़ैल कहाँ हो तुम? हॉट चुड़ैल कहाँ हो तुम? ऐसे कहकर मुझे बुला रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारे भाई से। एक तो कॉलेज में वो एलेक्स और ऊपर यहाँ तुम्हारा भाई। तो शिवी ने बस इतना कहा, लेट्स एंजॉय बेबी डॉल, बोलकर उसने फोन रख दिया। जिनी फोन को घूरते हुए गुस्से में बोली, शिवी की बच्ची तूने मुझे अहम वक्त पर धोखा दिया। तुम दोनों भाई बहन पागल हो। तुम दोनों को कुत्ता काट ले, तुम दोनों को पीछे भूत की आत्मा लग जाए। वो कुछ भी बड़बड़ाई जा रही थी। तभी उसके पीठ पर हाथ रखकर किसी ने कहा, हाँ भूत लगे या ना लगे हमारे पीछे, लेकिन हॉट ट्यूब है तो लग गई है। जो सुनकर जिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरते हुए पीछे देखा और संचित को देखकर उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तुम यहाँ तो? संचित ने बोला, हाँ मेरी जान, मैं यहाँ आधे घंटे से मुझे कुत्ते की तरह दौड़ा रही हूँ ना। रुको अभी बताता हूँ। तभी जीनी ने अपने दिमाग को फुल स्पीड में दौड़ाया और बोली, अरे तुम्हारे पीछे तो जर्मन शेपर्ड है। जो सुन संचित की आत्मा सूख गई। उसने डरते हुए पीछे देखा, इतने में जीनी वहां से निकलकर भाग गई। संचित को कुत्तों से डर लगता था, जो बात जीनी जानती है। तो वहीं दूसरी तरफ जुनैद और विहान दोनों बेसमेंट से ड्रिंक करने के बाद ऊपर आ रहे थे। उन दोनों का सिर चकरा रहा था। जुनैद नशे में था। वो विहान से बोला, तुझे पता है बड़े, मुझे क्या पता चला है? विहान भी नशे में धुत था। वो बोला, हम बता क्या पता चला है तुझे? वैसे भी तो अभी बैचलर थोड़ी ना रहा, तेरी शादी हो गई है। जुनैद ने दांत पीस लिए और बोला, शादी? मैं शादी को नहीं मानता, ये धोखे से हुई शादी है मेरी। मेरी जगह दूल्हा तू होने वाला था, लेकिन तूने अपनी जगह बलि का बकरा मुझे बनाया। ये जो शादी है उसमें सिर्फ और सिर्फ धोखा है। वो लड़की कोई शेखावत की बेटी नहीं है, उसने सिर्फ पैसों के लिए ये शादी की है। जो सुनकर विहान का खून खोल उठा। इतने नशे में होने के बावजूद भी वो खुद को संभाल सकता था, बल्कि वो तो जुनैद को सहारा दे रहा था, क्योंकि जुनैद ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सारा का दिया हुआ धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पहले वाला जुनैद था जो अपने अंदर की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से दबाकर रखता था। सारा के धोखे ने उसे वैसा बना दिया था। विहान उसे लिफ्ट के थ्रू अंदर ले जाने को होता है। तभी विहान के पापा वहां आते हुए बोले, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ने इतनी ड्रिंक क्यों करी हुई है? विहान उन्हें सारा की सच्चाई बताने वाला था। विहान ने अपना मुंह खोला ही था। वो बोला, आपकी सो कॉल्ड बेटी। इतने में जुनैद बोल पड़ा, वो मेरी बीवी है, तो अब उसके साथ मैं कैसे भी बिहेव करूं, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जुनैद ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। तो यहाँ विहान के पापा ने अपने दांत पीस लिए। यहाँ कमरे में कायरव ने आरएम को कमरे से निकालना चाहा, तो आरएम के पास अब मजबूरन कोई और रास्ता नहीं था। कायरव अपनी हैवानियत रोकने के मूड में नहीं था, तो वही किसी लड़की के साथ गलत होता नहीं देख सकता था। उसने ऑलरेडी अपनी जान को बहुत ज्यादा दर्द दिया है, अब वो उसकी बहन को इतने दर्द में नहीं देख सकता था, वो भी अपने ही भतीजे की वजह से। तो बिल्कुल नहीं सोचते हुए वो कायरव के करीब बढ़कर उसे कंट्रोल करता है। इसके पहले कायरव ने बड़ी ही फुर्ती से आरएम को मजबूती से जकड़कर कमरे से बाहर कर दिया और वो दरवाजा लगाने को हुआ, उतने में बहुत तेजी से दरवाजे पर लात मारता है। दरवाजा वापस से खुल जाता है। इन सब फाइटिंग की आवाज़ों की वजह से अयुमी जो ऊपर आ रही थी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दबाजी में आगे बढ़ रही थी। लिफ्ट से निकलकर वो भागते हुए जुनैद के कमरे की तरफ जाती है। तो यहाँ कमरे में राम्यक ने अपने जैकेट से एक सिरिंज निकाली और उसमें से मौजूद बेहोशी का इंजेक्शन उसने कायरव को लगा दिया। क्योंकि कायरव अभी भी सारा को गंदी नजरों से देख रहा था, वो सारा के करीब ही बढ़ने वाला था। उतने में राम्यक ने उसे सिरिंज लगा दी, तो वो कुछ 2 मिनट बाद बेहोश हो गया। यहाँ सारा बहुत रो रही थी। तभी राम्यक उसके पास जाकर कुछ कहता, उतने में अयुमी वहां पर आ जाती है और अपनी बहन की इतनी बुरी हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। उसकी आंखें हैरानी से भर जाती है। वो आगे जाकर सारा को बाहों में भर के बोली, तेरे साथ ये किसने किया? सारा, किसने किया तेरे साथ ये सब? अयुमी जानती है उसका पति हद से ज्यादा घटिया है। वो अयुमी को बहुत टॉर्चर करता है,
लेकिन वो इतना जानती है उसका पति उसके लिए इतना लॉयल है कि वो किसी और औरत की तरफ कभी देखेगा नहीं। इन द एंड उसका कहना यही था कि सारा के साथ इस गलत करने के पीछे रम्यक का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये जमीन पर बेहोश पड़ा इंसान अयुमी पहचान नहीं पाए क्योंकि वो मुंह के बेहोश पड़ा था। अपनी बीवी को वहां देखकर रम्यक परेशान हो गया था। अब उसे चिंता सताने लगी थी कि अगर सारा ने अयुमी को बता दिया कि कायरव सारा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहता था, तो अयुमी कहीं सारा को लेकर इस घर से चली न जाए। जो सपने ने अपनी प्यारी बीवी के साथ सजाए थे वो सब मिट्टी में न मिल जाए। इतना सोचकर रम्यक आगे आते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम समझ रही हो। बस कायरव नशे की हालत में सारा को कोई और लड़की समझकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जो सुनकर अयुमी का खून खौल उठा। ये मामूली बात लगती है आपको? आपका भतीजा मेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा है और आपको ये सब मामूली बात लग रही है? छी, मुझे तो आपकी सोच पर भी शर्म आ रही है। कहते हुए वो सारा को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, सारा, जुनैद कहाँ है? कहाँ गया तेरा पति तुझे इतनी रात को अकेले छोड़कर? जो सुनकर सारा के पास कोई जवाब नहीं था। वो नहीं जानती थी उसका पति उसे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। आखिर क्या है? सारा ने शादी के मंडप में तो जुनैद भी बैठा था। सोचकर वो अयुमी के गले लगकर बोली, दीदी, हम नहीं जानते वो कहाँ पर गए हैं, लेकिन प्लीज आप हमें इस कमरे से लेकर जाए। जो सुनकर अयुमी उसे उठाकर कायरव को देखती है जो बेहोश पड़ा था। उसने की तरफ उंगली दिखाकर कहा, अगर इस मामले को आपने दबाने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये आखिरी बार है जब मैं आपकी बात मान रही हूँ। नहीं तो आज अगर शादी नहीं हुई होती सारा की तो मैं कायरव की सच्चाई सभी घर वालों को बता देती। आखिर इतना भी क्या कंफ्यूज होना कि समझ ही न पाए वो अपनी भाई की बीवी पर गंदी नजर डाल रहा है। इतना भी क्या नशे में था कायरव? बोलते हुए वो गुस्से में घूरने लगता है। तो यहाँ के पास कोई जवाब नहीं था। रम्यक वो कायरव को बेड पर लेटाते हुए बोला, ठीक है, कायरव ने गलती की है, वो कल सारा से माफी मांग लेगा, लेकिन तुम अभी जाओ और सारा का ख्याल रखो। बोलकर रम्यक कायरव को गुस्से में घूरने लगता है। यहाँ अयुमी सारा को लेकर सारा के कमरे में चली जाती है, यानी कि अभी जुनैद के कमरे में चली जाती है, जहाँ जुनैद ने पूरे बिस्तर को अस्त व्यस्त कर दिया था। पूरे कमरे में तोड़फोड़ मचाई हुई थी, जो देखकर अयुमी परेशान हो गई। वो सारा को बेड पर बिठाकर बोली, क्या जुनैद तुझे इससे शादी नहीं करना चाहता था? वो तेरे साथ खुश नहीं है? क्या वो तुझे अपनी बीवी नहीं मानता? तो सारा ने कहा, नहीं, वो हमें बीवी नहीं मानते, वो हमें धोखेबाज कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और न जाने हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। दीदी, हम कैसे सहेंगे? जो सुनकर अयुमी सारा के गले लग गई और उसके माथे को सहलाने लगी। यहाँ अयुमी के दिमाग में कुछ आया। वो एकदम से सारा को अपने आप से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, सारा, तुझे मेरी कसम है, सच सच बताना, क्या सही में कायरव ने तुझे गलतफहमी हो गई थी इसलिए हाथ लगाया, या फिर वो सही में तेरे पीछे है? क्या वो तेरी बॉडी के साथ? कहते हुए रुक गई क्योंकि वो आगे की बात कह नहीं सकती थी, जो सुनकर सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे अयुमी की कसम मिल गई थी तो वो झूठ कैसे बोल सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और रोते हुए अयुमी के गले लगी। फिर उसके दूर होकर बोली, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वो पिछले 6 महीने से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो हमारी बॉडी चाहते हैं। उन्होंने हमें बहुत परेशान किया है दीदी, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि उन्होंने हमारा वजनिटी टेस्ट भी करवाना चाहा था और आज अगर उन्हें पता चल रहा है कि हम वजन नहीं है इसलिए वो हमारी डेड बॉडी के साथ भी गलत काम करने से पीछे नहीं हटने वाले थे। सारा ने जैसे ही कहा वो वजन नहीं है, अयुमी को झटका लगता है। उसकी सोच पुराने जमाने की नहीं थी, लेकिन वो जानती है सारा अपनी मर्यादाएं कभी लंघ नहीं सकती। उसने सारा की बाजुओं को मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए बोली, मेरी आंखों में देखो सारा। सारा ने डरते हुए इसकी आंखों में देखा तो अयुमी ने ऐसा सवाल किया जिससे सारा की रूह कांप उठी। तुम सबसे पहले किसके साथ हम बिस्तर हुई थी, जो तुम्हारी वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है? जो सुनकर सारा ने आंखें बंद कर ली और अयुमी से नजरें चुराते हुए बड़ी हिम्मत उठाकर बोली, 2 साल पहले की बात है जब किसी ने हमारा रेप किया था और वो इंसान कोई और नहीं कायरा ओबरॉय है। वो 2 साल से जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं, जिसे ढूंढ रहे हैं, वो हम हैं दीदी, हम। बोलते हुए वो एकदम से अपने माथे को हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। जो सुनकर अयुमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता है कायरव किसी लड़की को ढूंढ रहा है, पागलों की तरह। उस लड़की का उसने रूम के मुंह से सुना था, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सारा ही वही लड़की है। अपनी बहन के साथ इतना गलत हुआ है जानकर उसका खून जम गया था। तभी कमरे के बाहर नॉक होता है। वहां जुनत आया था जिसके साथ यूमी सारा को रहने नहीं दे सकती थी, लेकिन जुनत उसकी एक नहीं सुनता और उसे कमरे से निकालने के बाद सारा को बुरी भली बातें सुनकर उसका हाथ पकड़ फिर एक ब्लैंकेट लेकर उसे बालकनी में छोड़ आता है। सारा, आप क्या कर रहे हैं? बाहर बारिश हो रही है।
जुनक तो क्या करूं इंसेक्ट, तुमने मुझे धोखा देने से पहले एक बार नहीं सोचा, अब ये तुम्हारी सजा है। बोलकर वो गुस्से में ग्लास डोर बंद कर लेता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 205। सारा की तबीयत हुई खराब, पांडा आया सामने। अब आगे जैसे ही जुनैद दरवाजा बंद करके चला जाता है, सारा उस ग्लास के दरवाजे पर हाथों से मारते हुए कहती है, प्लीज हमारी बात तो सुनिए, हमें बाहर मत छोड़िए, हमें बिजली से डर लगता है, लाइटनिंग से हमारा दिल घबराता है, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज जी हमारी बात सुनिए। जुनैद को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। जरूर वो ग्लास वॉल थी, लेकिन फिर भी उसने साउंड सिस्टम ऑन रखा था। वो एक बटन प्रेस करता तो सारा की ऑडिबिलिटी वहां से आनी बंद हो जाती, उसकी आवाज जुनैद को सुनाई नहीं देती। लेकिन जुनैद खुद जानता है उसने अपने दिल पे पत्थर रखकर ये काम किया है। वो कमरे में जाकर पीछे मुड़कर सारा को देखता है, जो उसी शादी के आधे फटे हुए जोड़े में खड़ी थी। उसके ऊपर की शर्ट थी जो जुनैद को दिखाई दे रही थी, पर वो इतने नशे में था कि वो कुछ ध्यान ही नहीं देता, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके सामने बस यही आ रहा था, अगर इस लड़की को पैसे चाहिए थे तो जुनैद से मांग लेती, शादी के मंडप में जाकर बैठी क्यों, और अगर सही वक्त रहते जुनैद मंडप में नहीं बैठता तो इसकी शादी विवान के साथ हो जाती। यहाँ जैसे ही बाहर बिजली कड़कती है, सारा घबरा जाती है, उसकी पकड़ अपने आप पर कस जाती है। वो जोर जोर से ग्लास दरवाजे को पीटते हुए बोली, प्लीज प्लीज हमें अंदर ले लीजिए, देखिए बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। जुनैद उसकी तरफ पीट करके वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो शॉवर ऑन करता है। इसके पहले उसे चक्कर आते हैं और वो वही बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ सारा का हाल बुरा हो रहा था। उसने पीछे पलटकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ पर बिजलियां कड़क रही थी। उसका दिल घबराने लगा था। वो एक जगह देखती है जहाँ पर वो बैठ सके, वो वहाँ पर बैठ जाती है और अपने आप को गले लगाकर खुद से कहने लगती है, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हमारे लिए दरवाजा खोलेंगे, वो बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं। सारा के बचपन की कुछ यादें बहुत बुरी थी, जिस वजह से वो बिजली की तरफ देख नहीं पाती थी। वो सच में बहुत ज्यादा डर रही थी, उसका बदन कांपने लगा था। जैसे जैसे बिजली कड़कती, वो अपने आप को गले लगाकर खुद को शांत करने के लिए कहती, नहीं सारा मम्मा की स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ सारा, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मा आपके साथ ही होंगी, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कहते हुए वो वहीं बैठी रहती है। बारिश की बूंदें उसे भी भिगो रही थी, क्योंकि बारिश की दिशा उसकी साइड में थी। भले ही ऊपर बहुत ज्यादा रूफ था, फिर भी वो सारा को भिगो रही थी, क्योंकि आधे से ज्यादा बैल्कनी ओपन थी। वो खुद में सिकुड़ कर बैठी थी, तभी उसका सिर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर वहां गिर जाती है। यहाँ कमरे के बाहर जिनी संचित से बचते बचाते पहुंची थी। वो दरवाजा नॉक करते हुए बोली, जुनैद भैया दरवाजा खोलो, आपने सारा के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। तो यहाँ अलेक्स एकदम से उसकी बाजू पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ चलो। तो जिनी ने उसका हाथ झटक दिया। अलेक्स गुस्से में बोला, मेरे साथ चलो। जिनी ने कहा, क्यों चलूं? मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। यहाँ तुम्हारे भाई ने भी मेरी बहन के साथ शादी की है, तो वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है? तो अलेक्स बोला, तुम्हें कैसे पता वो उसके साथ रूड बिहेव कर रहा है? तो जिनी ने कहा, जो प्यार, जो विश्वास उसे उसकी आंखों में सारा के लिए दिखता था, वो आज नहीं दिखता है। और मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई कितना पागल हो सकता है, वो सारा को हद भी कर सकता है। जो सुन अलेक्स बोला, देखो रात का समय है, क्या पता वो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। जो सुन जिनी ने उसका हाथ झटका और वो जाने लगी, तो अलेक्स उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ यूमी ने अपने पति से कहा, कायरव ने सिर्फ आज ही हदें पार नहीं की है, 2 साल पहले उसने हमारी सारा का बलात्कार किया है। जो सुनकर कायरव की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो जानता है कायरव सारा के पीछे पागल है, लेकिन वो लड़की सारा ही हो सकती है, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। क्या कहा तुमने, क्या कहा? बीवी, तुमने सारा कायरव की छुई हुई है, लेकिन क्या ये बात कायरव जानता है? अगर वो जानता है तो फिर उसने ये शादी होने क्यों दी और वो इतने दिन से चुप क्यों था? जितना मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत आगे गई हुई चीज है। जो सुन यूमी ने आर्यन का अपने हाथों पर से हाथ हटाकर गुस्से में कहा, जानते भी हो आप भाग रही है वो मासूम, उससे 17 की थी, 18 की होने वाली थी। उसी रात इस हैवान ने उसको नोच खाया। जो सुन रम्य कुछ नहीं कहता, तो यूमी की आंखें गुस्से से भर जाती है। वो कमरे से निकलने को होती है, तो रम्यक उसका हाथ पकड़कर कहता है, बीवी मेरी बात तो सुनो, अगर कायरव ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। तो यूमी ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोली, सजा दोगे आप उसे? क्या सजा दोगे? एक रेपिस्ट के लिए अच्छी सजा होती है कि उसे मौत दे दी जाए। मार पाओगे अपने भतीजे को? दे पाओगे मेरा साथ? चढ़ा पाओगे उसे फांसी पर? जैसे जैसे यूमी अपनी बात कह रही थी, रम्यक की पकड़ उसके हाथों पर से ढीली हो रही थी। उसका भतीजा लाख बुरा हो, लेकिन कायरव उसे बहुत प्यार करता है, क्या वो अपने भतीजे को फांसी की सजा दे पाएगा?
वो ऐसा कर पाएगा। वो इसी सोच में था कि तब तक यूमी ने उसका हाथ झटक दिया और वो रोते हुए थर्ड फ्लोर पर रम्यक के कमरे में चली जाती है। यहाँ जैसे ही हारू को पता चला सारा की शादी हो गई है, वो क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगता है। उसके आंखों के सामने हर एक वो पल घूम रहा था जब सारा उसके साथ थी। अच्छा हुआ सारा ने अपने इमोशंस जल्दी ही हारू को बता दिए, नहीं तो बाद में जाकर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता। ये दर्द बहुत कम था, इतने दिन से वो जो दर्द झेल रहा था उसके मुताबिक ये दर्द कम था। वही संचित भी अपने घर चला गया था, तो रिक्शित हारू को कंपनी देता है शराब पीने के लिए। वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। वही नेट पांडा के विला से निकलने के बाद पार्क पैलेस आकर सीधा एक कमरे में चला जाता है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो गुस्से में कहता है, ओह मिस्टर पांडा, तो तुम यहाँ हो। तुम्हें सब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुम्हारी जाबाजी की मिसालें दे रहे हैं। तुम कितने खतरनाक हो। ये सिर्फ बातें कह रहे हैं, लेकिन तुम तो गद्दार निकले। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। सो रिडिकुलस पांडा, कहते हुए वो आगे जाकर सामने खड़े इंसान की शर्ट पर हाथ रख देता है। तो वो इंसान एकदम से पीछे मुड़ता है। लाइट बंद थी, लेकिन उस इंसान ने अपने हाथ में मौजूद बटन से लाइट्स ऑन कर दी और नेट के साथ ना था एक गाना पहचाना चेहरा, जिसे देखकर उसे हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे पता चल गया था यही पांडा है। तो यहाँ पांडा फिर से मुस्कान देकर बोला, क्या हुआ नेट बेटा। सिम्मी जी ने नेट का हाथ अपने कंधे से हटाया और अजीब तरह से बोली, क्या चाहते हो बेटा तुम। जो सुन नेट ने कहा, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम ही पांडा हो ना। क्यों सारा के साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हारी बच्ची है वो, अगर माँ नहीं बन सकती उसकी तो उसकी दुश्मन तो मत बनो। जो सुनकर सिम्मी जी ने कुछ नहीं कहा, उतने में वहां पर विहान के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे नेट बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नेट ने सिम्मी जी को देखकर टोंट मारते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हालचाल पूछने आया था। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था सारा की शादी का प्लान सिर्फ पांडा का था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सिम्मी जी पांडा हो सकती है, लेकिन कैसे। इतना सब कुछ तो मिल रहा था उन्हें, पाक फैमिली से इतना प्यार, इतनी केयर, तो फिर उन्होंने धोखा दिया क्यों। वो इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, और अगर वो पांडा है इतनी खतरनाक है तो फिर उनका इस घर में रहना बिल्कुल भी जायज नहीं है। वो उन्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता। सोचकर ही नेट का खून खोल रहा था। वो अपने भाइयों को बताना चाहता था, लेकिन उसे पता है ये औरत सारा के बहुत करीब है। ये जो कहेगी सारा वैसा ही करेगी, वो सारा को मैनिपुलेट ना कर दे। इसलिए नेट ये बात अपने तक ही रखता है और खुद प्लान बनाने लगता है कि सिम्मी जी का पर्दा सबके सामने कैसे फाश करें। तो यहाँ सिम्मी जी मिस्टर हान के साथ बात करने लगती है, लेकिन उनका पूरा ध्यान नेट की तरफ था। पता नहीं नेट अब क्या करेगा, ये सोचकर ही वो परेशान हो गई थी। एलेक्स का कमरा। जीनी उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूं जो जब चाहा मुझे यहाँ वहाँ खींच लिया। एक तुम और एक वो। कहते हुए वो रुक जाती है। वो कौन, एलेक्स ने कहा। तो जीनी ने बात बदलते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें, वापस से मेरे अंदर वाइब्रेटर इंसर्ट करना है। जो सुनकर एलेक्स का खून खौल उठा। उसने जीनी के गालों को दबाते हुए कहा, क्या था, मैंने जरूर किया था, क्योंकि तुम्हें ज्यादा जरूरत थी उस सब चीजों को अपने अंदर लेने की। तो जीनी ने गुस्से में कहा, पहले भी बता चुकी हूँ और भी बता रही हूँ, वो चीजें मेरी नहीं थी। तो एलेक्स ने उसके गालों को दबाते हुए कहा, तो पहले नहीं बता सकती थी। जीनी ने एकदम से उसे धक्का दिया और बोली, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी की जरूरत है, न ही तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर है, और न किसी चीज की। तुम्हें बस यही दिखाई दिया कि मैंने वो वाइब्रेटर खरीदे, तो इसमें मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखाई दिया कि बीच क्लास के बीच में उन लड़कों ने मुझे कितना बुरा भला सुनाया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, न लोग मेरे बारे में क्या सोचे। एलेक्स ने अपने सिर पर हाथ घुमाते हुए बेहद डरावनी अंदाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो। बोलकर वो जीनी के करीब जाकर दीवार पर जोरदार पंच मारता है और अपनी लाल आंखों के साथ उसे देखकर कहता है, प्रोफेसर जानती हूँ, जिसने तुम्हें गंदी नजरों से देखा था वो मरने की हालत में है, आईसीयू में एडमिट है। इतना मारा मैंने उसे, और रही बात उन लड़कों की, तो उनकी जबान अब अच्छे से चल नहीं पाएगी। जो सुन जीनी घबरा गई। क्या किया है तुमने, उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तो एलेक्स तिरछा मुस्कुराने लगा। जीनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उसने एकदम से एलेक्स को अपने से दूर धक्का दिया। तो एलेक्स ने वापस उसे बाहों में जकड़कर दीवार के खिलाफ पुश कर दिया और उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। तो जीनी ने उसे धक्का दिया और उसके गालों पर एक चांटा मारकर बोली, तुम एक नंबर के हैवान हो। एलेक्स की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने जीनी को फिर से पकड़ लिया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। कुछ 5 मिनट बाद जीनी कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो जिंदा लाश की तरह खड़ी रहती है। तो एलेक्स खुद उसके होंठों से दूर हो जाता है और यहाँ जीनी उसे धक्का देकर कमरे से भाग जाती है। वो एलेक्स जीनी के पीछे भागने वाला था, उतने में वहां पर रम्यक आ जाता है। तो एलेक्स कुछ नहीं कर पाता। रम्यक अजीब नजरों से उसे देखकर कहता है, जीनी यहाँ पर क्या कर रही थी, कहीं तुम उसके साथ कुछ गलत
उसने इतना ही बोला था कि एलेक्स बीच में बोल पड़ता है, नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रम्यक परेशानी से हमेशा हिला देता है। उसके चेहरे पर तनाव के लकीरें देखकर एलेक्स ने कहा, आपको क्या हुआ है? तो रम्यक ने कहा, क्या करूं, बीवी नाराज है। जो सुन एलेक्स बोला, सही में आप ऐसे लड़के से प्यार कर सकते हो जो किसी और के साथ सो चुकी है? मुझे भरोसा नहीं होता चाचू। जो सुन रम्यक को गुस्सा तो आता है, लेकिन एलेक्स छोटा है ऐसा समझकर उसे प्यार से कहता है, देखो एलेक्स, मजबूरी होती है। वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मैं तुम्हें कितना भी समझाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब तुम्हें समझ आएगी। तो एलेक्स बोला, मैं कभी ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता जो किसी और के साथ इन्वॉल्व होगी। अगर वो मेरे साथ है तो उसे मेरे साथ लॉयल रहना चाहिए। यहाँ विहान अपने कमरे में बैठकर बस सारा के बारे में सोचे जा रहा था कि जो नेत और सारा इस वक्त क्या कर रहे होंगे। वो खुद नहीं जानता उसे क्यों गुस्सा आ रहा था। सुबह जुनैद की आंखें खुलती है। वो अपने आप को फर्श पर पड़ा देखकर चौंक जाता है। उसे जैसे जैसे याद आता है उसने सारा के साथ कैसा व्यवहार किया था, वो एकदम से हड़बड़ाहट में बालकनी की तरफ निकल जाता है। इंसेक्ट, तुम कहाँ हो? इंसेक्ट। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाकर जो नजारा देखा, उसकी रूह कांप उठी। सारा जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठों के किनारे सूख गए थे। जुनैद ने उसे बाहों में भराया और बेड पर लेकर आया। उसने सारा के गालों को थपथपाते हुए कहा, सारा उठो, उठो बीवी। जुनैद ने फीमेल डॉक्टर को कॉल किया। सारा कांप रही थी ठंड के मारे, जिसके चलते जुनैद को उसके कपड़े बदलने थे। वो सारा के अंडरगारमेंट्स भी निकालता है, लेकिन इन सब के दौरान उसकी आंखें सर्द थी। जुनैद ने सारा के कपड़े बदलने के बाद उसे गर्म कंबल में लपेट दिया और उसकी तबीयत का ख्याल रखने लगा। वह डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी डॉक्टर आए और सारा की जांच की। डॉक्टर ने जुनैद को बताया कि सारा को हाइपोथर्मिया हो गया है, लेकिन अब वह ठीक हो जाएगी। जुनैद ने सारा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़े रहता। सारा धीरे धीरे होश में आने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने जुनैद को अपने पास देखा। कैसा रहेगा सारा का बिहेवियर जुनैद के साथ? क्या सिलमीजी सही में पांडा है या फिर पांडा खेल रहा है कोई नई चाल? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 206। जुनैद के दिल में सारा के लिए जगह बन रही है। अब आगे, जैसे ही सारा की आंखें खुलती है, जुनैद को अपने सामने बैठा देख वो नजरें फेर लेती है। जो देखकर जुनैद को अच्छा जरा भी नहीं लगता, लेकिन वो भी खड़ूस बनने का नाटक करते हुए उसे देखकर गुस्से में कहता है, ठीक हो तुम तो? यहाँ सारा ने बड़े ही रूखे अंदाज में जवाब दिया, आपसे मतलब? जुनैद ने दांत पीस लिए, कल ही शादी हुई है हमारी और तुम आज से बीवी वाले नखरे दिखाने लगी हो। जो सुनकर सारा ने कुछ नहीं कहा। वो बेड से उतरने को हुई। जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटाया, अपने कपड़े बदले हुए देखकर वो एकदम से अपने आप को कवर करते हुए हड़बड़ी में जुनैद को देखकर बोली, हमारे कपड़े किसने बदले? उसे इतना पैनिक करता देखकर जुनैद ने शांति से कहा, किसने बदले? क्या मेरे अलावा कोई और कौन बदल सकता है? पति हूँ तुम्हारा। जो सुन सारा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आपको क्या हक है कि आप हमें वैसे देख सकें? तो जुनैद उसके एकदम करीब चला गया। सारा पीछे जाते हुए दीवार से सट गई। यहाँ जुनैद भी उसके बहुत करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकता। तो मेरे अलावा और कौन वैसे देख सकता है? मैं पहले भी देख चुका हूँ और आज भी देखूंगा। विहान की आंखें खुलती है। वो अपने आप को डार्क रूम में पाता है जहाँ वो जमीन पर ही सो गया था। बेड के पास आंखें खोलने के बाद वो उस पेंटिंग के पास जाता है जो उसने आंखें बंद करके बनाई थी। अपनी ब्लूबेरी की फोटो में सारा का चेहरा था। उस रात को याद करते हुए जैसे जैसे विहान उस पेंटिंग को ड्रॉ कर रहा था, उसकी आंखों के सामने ना चाहते हुए बार बार सारा का चेहरा आ रहा था और उसने सारा का चेहरा ही ड्रॉ किया था। वो खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फ्यूज था, अपनी इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर डार्क रूम का दरवाजा नॉक करता है। तो विहान गुस्से में दरवाजा खोलकर उसके ऊपर चिल्लाता है, क्या है? अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें? वो सर्वेंट डरते हुए बोला, वो दरअसल दादी ने बहुरानी की सारी चीजें जुनैद बाबा के कमरे में शिफ्ट करने को कही है। जो सुनकर पहली बार जिंदगी में विहान को जुनैद के लिए अजीब फीलिंग आती है। उससे जुनैद के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बस कुछ सेकंड्स के लिए था। वो गुस्से में कहता है, कौन सी चीज है उस लड़की की? जो सुन सर्वेंट सर को जाते हुए बोला, उस लड़की की? आप सारा मैम की बात तो नहीं कर रहे? जो सुन विहान को बहुत गुस्सा आता है। सारा का नाम लेते वक्त उस सर्वेंट के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। पता नहीं विहान को क्या होता है, वो एकदम से उस सर्वेंट का गला पकड़कर उसे दीवार की तरफ पुश करके उसके गले को दबाते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? हाँ, सर्वेंट हो, सर्वेंट की तरह रहो। तुम्हारी आंखों में उसके लिए रेस्पेक्ट के अलावा और कुछ दिखाई दिया तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। बोलकर उसने जोर से उस सर्वेंट का गला दबाया और उसे छोड़ दिया।
वो आदमी अपना गला पकड़कर उसे सहला रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ विहान गुस्से में चिल्लाया, गेट आउट, आइंदा उसके आसपास दिखाई दिए तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। विहान के शब्द सुन वो सर्वेंट ऐसे भागा जैसे ये जिंदगी उसे दोबारा नहीं मिलेगी। उसे सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ विहान शावर रूम में चला जाता है और ठंडे पानी से अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। उसे क्यों गुस्सा आ रहा था? उस लड़की को किसी और के साथ इमेजिन करके क्यों? उसे जुनैद के साथ सारा को इमेजिन करना इतना अजीब, थोड़ा सा दर्द भरा क्यों लग रहा था? यहाँ जीनी की नींद पाक पैलेस में खुलती है। वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन सोना जी ने उसे पाक पैलेस में ही रुकने को बोला था। उनकी बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से जीनी वहां पर रुक गई थी। लेकिन जो बात अलेक्स को पता नहीं थी वो ये थी कि जीनी उससे नाराज नहीं थी, बल्कि सोना जी की जिद के कारण वहां रुकी थी। अलेक्स को लगा जीनी उससे नाराज है तो वो अपने घर चली गई होगी। एलेक्स जिम एरिया से बाहर निकलकर अपने पसीने को पोंछते हुए खुद से कहता है, अब गलती तो हो गई है मुझसे, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे भरोसा रखना चाहिए था तुम पर कि तुम इतना ओरिजिनल टॉय छोड़कर वो फालतू के नकली टॉयज क्यों इस्तेमाल करोगी। लेकिन मेरी मति मारी गई थी। कहते हुए वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र जाने पहचाने चेहरे पर जाती है। ये संचित था जो इतनी सुबह सुबह एलेक्स के घर पहली बार आया था। संचित अपनी ही मस्ती में आ रहा था, उसे जीने की याद आई तो पाक पहले से आ गया। एलेक्स उसे आवाज लगाते हुए बोला, हे संचित, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर। संचित ने खुद से कहा, हे भगवान, मैं पकड़ा न जाऊं। वो किसी यानी हंसी हंसते हुए एलेक्स के पास जाकर उसके गले लगने को होता है, लेकिन रुक जाता है। भाई, इतना वर्कआउट कर रहा है क्या? कोई लड़की पसंद आ गई क्या तुझे? जो सुनकर एलेक्स अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, हाँ, ऐसी ही कोई बात है। जो सुनकर संचित को 440 वोल्ट का झटका लगता है, तुझे और लड़की पसंद आ गई? लेकिन तू तो अपनी उस जीनी के पीछे था ना, जिसने तेरे बॉलर्स तोड़ दिए थे। वो तो तुझे पसंद नहीं थी, तू सिर्फ उसकी बॉडी के पीछे था। तो अब तुझे कौन सी लड़की पसंद आ गई? जो सुन एलेक्स मन मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं बताऊंगा तुझे, लेकिन बाद में, पहले वो मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं तुझे बताऊंगा। और जरूरी है क्या बार बार याद दिलाना कि उसने मेरे बॉलर्स तोड़े थे? तो संचित मुस्कुराते हुए बोला, क्यों याद न दिलाऊं? कितना दर्द में तड़प रहा था तू। मेरे बॉलर्स तोड़ दिए, और तो वो सपने में आकर भी तेरे बॉलर्स तोड़ दिया करती थी, बिना सोल्जर का रहता। फिर तेरा कमांडर बोलकर वो एलेक्स के पैरों के बीच ही इशारा करता है। तो एलेक्स दांत पीसकर कहता है, वैसे पिकाचू वाले शॉर्ट्स पहनने के बाद मजा आया था ना, पूरे कोरिया में वायरल होकर। यहाँ कमरे में जीनी परेशान थी। वो खुद से बोली, पता नहीं सारा किस हालत में होगी। उस पागल जुनैद ने पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। रात को कहीं उसने सारा के साथ सुहागरात नहीं मना ली। उन दोनों की सुहागरात कैसी होगी? ऐसा नॉवेल में लिखने के लिए मैं बहुत अच्छे से सोच रही थी। वो दोनों परफेक्ट है। सारा इतनी इनोसेंट, क्यूट और खूबसूरत है, ऊपर से जुनैद डेविल, अरोगेंट, बहुत ज्यादा हैंडसम और फिट फाइन बंदा। उनकी इंटीमेसी के लिए मैं एक्साइटेड होती थी, लेकिन आज उनकी फोर्सफुल इंटीमेसी सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचते हुए वो स्लीपर्स पहनकर जुनैद के कमरे की तरफ भाग जाती है। वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में सो गई थी। फिलहाल वो लिफ्ट की तरफ भाग रही थी। यहाँ संचित और एलेक्स की नज़र उस पर जाती है। एलेक्स कहता है, कहाँ भाग रही हो तुम? संचित कहता है, ओए छिपकली, कहाँ भाग रही हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एकदम से चुप हो गए। एलेक्स थोड़ा हिचकिचाते हुए एलेक्स बोला, अरे, वो एक्सपेंसिव सामान है ना, ऐसे कहीं पर भी भागेगी तो तोड़ देगी। इस वजह से उसको आवाज लगाई मैंने। यहाँ संचित भी अजीब मुस्कान देते हुए हिचकिचाते हुए बोला, तू सही कह रहा है, मैं भी इसलिए उसे रोकना चाहता था क्योंकि जमीन नाजुक है और ये इतनी जोर से भागेगी तो कहीं भूकंप न आ जाए। जो सुनकर एलेक्स ने खुद से कहा, साले, मेरी बेबी गर्ल है वो, इतनी छोटी सी तो है, उसके भागने से भूकंप आएगा क्या? कुछ भी बोल रहा है पागल, वह तो मेरी फूल जैसी नाजुक परी है। बोलकर वो जीने को नहीं हारने लगता है। तो यहाँ संचित ने दांत पीसकर खुद से कहा, साले एलेक्स के बच्चे, तेरे इन शो पीस, इन महंगी महंगी पेंटिंग्स और फूल से कीमती तो मेरी हॉट चुड़ैल है। बड़ा आया उनसे, मेरी जीनी से तेरे घर की चीजों को नुकसान है बोलने वाला। यहाँ कमरे में जुनैद सारा के एकदम करीब जाकर उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रगड़ने ही वाला था, तभी सारा ने बीच में अपना हाथ रख दिया और उससे नजरें चुराकर बोली, सब कुछ तो देख लिया आपने, क्या पता आपने अपनी हदें भी पार कर ली हो। अभी हमें जाने दीजिए, आपका मन नहीं भरा, रात को हमें बारिश में तड़पता हुआ छोड़कर। जो सुनकर जुनैद ने एकदम से उसके बाजू को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तो क्या करता मैं? हाँ, बताओ ना क्या करता। मुझे पता चल रहा है मेरी बीवी जो किसी और की बीवी बनने जा रही थी। खुशी खुशी उसे तो पता भी नहीं था शहर के पीछे मैं छुपा हुआ हूँ। वो किसी और की बाहों में जाना चाहती थी, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, मैंने जिसे इतना चाहा, उसने इन वक्त पर मुझे धोखा दे दिया।
अरे कितना रो रहा था मैं कि मैं तुम्हें धोखा देने जा रहा हूँ, किसी और से शादी करने जा रहा हूँ। हालांकि शादी के बाद मैं अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाने वाला था, मैं उसे दूसरे दिन तलाक देने वाला था। विहान के कहने पर मैं मंडप में जाकर बैठा, लेकिन मुझे क्या पता चला, सबसे बड़ा धोखा तो मुझे मेरी इंसेक्ट ने दिया है। जो सुनकर सारा ने उसके बाजू पर से हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन इन द एंड में जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ ना, हम दोनों की शादी हो गई ना। जुनैद ने कहा, अच्छा हो गया, सही में। और अगर एक बार सोचो मेरी जगह पर विहान दूल्हा होता तो क्या कल रात तुम उसके साथ सुहागरात मना चुकी होती, उसे अपने अंदर ले चुकी होती। जो सुनकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसका हाथ जुनैद के ऊपर उठ चुका था, लेकिन वो अपने आप को रोकते हुए गुस्से में गहरी सांसें लेते हुए कहती है, आगे की बात हम नहीं जानते। जैसा वादा आपने खुद से किया था, हमने भी वैसा ही वादा खुद से किया था। हम मजबूर ना होते तो ये शादी कभी नहीं करते, और अगर हमें पता होता दूल्हे आप है तो। बोलते हुए वो रुक जाती है। एकदम से तो जुनैद ने कहा, अब दूल्हा में होता तो। सारा ने कहा, हम आपसे बात करना जरूरी नहीं समझते, हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाना है। जो सुनकर जुनैद ने कहा, अच्छा, जवाब नहीं दो तो ये जवाब देकर जाओ, शादी के लिए ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी, पैसे कम पड़ गए थे तुम्हें। फिर दांत पीसकर बोला, इस खानदान से ताल्लुक रखती हो ना तुम, फिर भी पैसों के लिए इतनी आग। सारा ने गुस्से में उसे देखकर कहा, हमारा रास्ता छोड़िए, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जो सुनकर जुनैद ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर बिठाते हुए बोला, तो बैठकर बात करते हैं। सारा ने कहा, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, हमारी नजरों से दूर हो जाए। तो जुनैद ने एकदम से उसके हाथ को अपने हाथों में थामा और उसके बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, इंसेक्ट, मेरी आंखों में देखो। सारा नहीं देखती, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। जुनैद ने पूछा, क्यों नहीं देखती? हम आपकी आंखों में, हमें बिजली से बहुत डर लगता है, हम घबरा जाते हैं जब जब लाइटनिंग होती है। जो सुनकर जुनैद चौंक जाता है, वो सारा का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर कहता है, सच में ऐसा होता है, इंसेक्ट? तो सारा ने रोते हुए कहा, हाँ होता है, बचपन का ड्रामा है हमारा, जब जब लाइटनिंग देखते हैं हमारी सांसें तेज होने लगती है। कल हम बेहोश इसलिए हुए थे क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस लाइटनिंग को। हमने कितनी बार आपको आवाज लगाई, लेकिन आप एक बार नहीं आए। क्या आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? बोलकर उसने 2 उंगलियों से जुनैद के दिल वाली जगह पर टैप किया और उसकी आंखों में देखकर शिकायत करते हुए बोली, आपके इस पत्थर जैसे सीने में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। बीवी नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन इंसानियत के नाते तो हमें वहां से निकालते। जैसे ही जुनैद को पता चला सारा का कोई बुरा पास्ट है और जुनैद ने उसके साथ कितना गलत किया, वो एकदम से सारा को अपनी बाहों में भरकर उसकी पीठ पर हाथ घुमाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो इंसेक्ट, मुझे आइडिया नहीं था तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन सारा के कान खड़े हो गए थे। जुनैद ने उससे माफी मांगी। ये वही जुनैद रहा जाता है जिसने जिंदगी में कभी किसी को सॉरी नहीं बोला है आज तक। इंसान ने आज तक सारा को भी सॉरी नहीं बोला था, ये पहली बार था। वो जुनैद से दूर होकर बोली, क्या कहा आपने? आपने हमें सॉरी बोला? तो जुनैद ने थोड़ा अकड़ के साथ कहा, हाँ तो बोल दिया, अब क्या लिखकर दूं तुम्हें? उसे इतना अकड़ में देखकर सारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो अपनी कमर पर हाथ रखकर थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोली, शादी का पहला दिन है पतिदेव, अभी से आपकी अकड़ टूट रही है। जो सुनकर जुनैद ने एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया और थोड़ा मदहोशी से बोला, हाँ मेरी तो अकड़ टूटी है, लेकिन तुम्हारी तो कमर टूटेगी, वो भी इसी बैग पर। रात को खेलेंगे 1 वर्सेस 1। जो सुनकर सारा उसके कंधों पर हाथ लगाकर उसे अपने आप से दूर करते हुए बोली, छी गंदे इंसान, हटिए। नहीं आज हटने का वक्त नहीं है, बोलकर वो सारा को बेड पर लिटा देता है। सारा, तो क्या करने का वक्त है? आप तो हमसे नाराज हैं ना? जुनैद, हाँ नाराज था, लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में बीवी दी है, आई मीन टू से, जिसके बारे में मैंने पहली बार शादी का सपना देखा, आज वही मेरी बीवी है। तो हाँ, मैं तुम्हें दिल से अपनी बीवी एक्सेप्ट करता हूँ। बस आगे वक्त बताए तुम्हारा धोखा मुझसे क्या क्या करवाएगा, क्योंकि मैं चाहते हुए भी भूल नहीं पा रहा हूँ कि तुम विहान की बीवी होती। जीनी ऊपर आती है तो फीमेल डॉक्टर को कॉरिडोर से जाते देख परेशान हो जाती है। ये डॉक्टर क्यों आई थी? कहीं सारा के साथ कुछ? वो भागकर जुनैद के कमरे में जाती है। दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है तो जुनैद और सारा को ऐसी कंडीशन में देखकर वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके पीछे पीछे ही उसके दोनों पागल आशिक भी आ गए थे। वो अंदर जाते इसके पहले जीनी ने दोनों की आंखों पर एक एक हाथ रख के कहा, पर्सनल मोमेंट चल रहा है, डिस्टर्ब करोगे क्या लफंगों? जुनैद सारा के ऊपर से उठ जाता है और सारा भी हड़बड़ा जाती है। आधे घंटे बाद डाइनिंग रूम में सब मौजूद थे। सारा ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। नेट ने उसे देखा तो उसका जबड़ा कस गया, क्योंकि ने पूछा, कैंडी तुमने ऐसा? तो वही। विहान की सांसें थम सी गई, वो सारा को देखे जा रहा था। 5 मिनट तक वो सारा को देखता ही रहता है।
सारा ने सबके पैर छुए। वो जुनैद के पैर छूने को होती है तो जुनैद एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता है, बीवी हो मेरी, मेरे पैरों को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा। क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी इंसेक्ट उसके पैरों में हाथ रखे। वो रख सकता है अपने इंसेक्ट के पैरों में हाथ, लेकिन उसकी इंसेक्ट नहीं। उसकी जगह सिर्फ जुनैद के दिल में है। लेकिन उसका तरीका बहुत रूड था। ये सब कहने का हाथ तोड़ देगा, ये क्या बात हुई भला? सोचकर जीनी ने माथा पीट लिया। इस गवार को प्यार जताना नहीं आता। जो बात उसके आजू बाजू बैठे एलेक्स और संचित ने सुन ली और दोनों धीमे से बोले, सही कहा तुमने जीनी, अब अनसीखे लोग मुझे एडवाइस देंगे। जो सुनकर एलेक्स और संचित का मुंह बन गया। तभी वहां पर किसी की आवाज गूंजती है, गुड मॉर्निंग भाभी जान। ये कहने वाला कोई और नहीं काय था, जो अब होश में था और अजीब नजरों से सारा को देख रहा था। अब आगे क्या हुआ कि अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 207, सारा की पहली रसाई कायंडस को ये रहा आपका गिफ्ट भाभी जान। अब आगे। यहाँ कायरव ने जैसे ही सारा को भाभी जान कहा, सबके कान खड़े हो गए। सबसे ज्यादा तो दादी के कान खड़े हो गए। वो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। तो वही सारा का बदन कांप उठा। यहाँ अयुमी और रम्यक दोनों अपने कमरे में थे, जहाँ रम्यक पूरी रात सो नहीं पाया था। एलेक्स के साथ ड्रिंक कर आने के बाद वो बस सोफे पर बैठकर यही सोच रहा था कि कितनी मासूम थी सारा उस वक्त जिस वक्त उसे ने टॉर्चर किया था। इतनी मासूम लड़की के साथ इतना गलत करने के लिए क्या को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो बस यही सोच रहा था, भले ही उसका कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन ने सारा के साथ गलत किया है, ये तो रम्यक की सोच थी। फिर वो खुद से कहता है, उसने गलत किया, लेकिन मैंने अपनी ही मोहब्बत को अपने दोस्तों के सामने फेंक दिया। एक गुनहगार कैसे दूसरे गुनहगार को सजा दे सकता है, जबकि मैं खुद से बड़ा दोषी हूँ। इसलिए वो कल अयुमी को बता नहीं पाया था कि वो को सजा कैसे देगा। क्या वो को फांसी देगा? अगर वो को फांसी देगा तो उससे पहले को खुद को फांसी लगानी होगी। यहाँ अक्षु भी मयंक को लेकर डाइनिंग टेबल पर चली गई थी। मयंक ने सारा को साड़ी में देखा तो वो बहुत खुश हो गया था। वो दोनों लिफ्ट के पास ही थे। तभी से मयंक अपनी मम्मा की तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो जानता है वो जब जब अपनी मम्मा की तारीफ करता है तो सारा को बहुत अच्छा लगता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक लड़की को अच्छा लगता है जब कोई उसका पसंदीदा उसकी तारीफ करता है। तो यहाँ दादी कायरव को देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, लगता है तुम्हें अपनी भाभी पर बहुत प्यार आ रहा है। उनका ताना सुनकर एक पल के लिए सभी चौंक जाते हैं। सारा उन्हें हैरानी से देखने लगती है। यहाँ नेट गुस्से में सारा को देख रहा था। उसका गुस्सा सारा के ऊपर नहीं था, बल्कि उसकी मांग में सजे हुए जुनैद के सिंदूर पर था। दादी की बातों को इग्नोर करते हुए कायरव जुनैद की दूसरी साइड बैठ जाता है। दादी, बेटा सबको हलवा परोसो जो तुमने बनाया है। तसोना जी बहुत ज्यादा खुश थी सारा और जुनैद की शादी से। वो सारा के सर पर हाथ घुमाते हुए बोली, हाँ बेटा। सबसे पहले उसने दादी को सर्व किया तो दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सच में सारा में संस्कारों की कमी नहीं थी, जो देख विहान, नेट और जुनैद को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। इसको को देने के बाद अब बारी थी उसके देवर की। दादी बोली, अरे अपने पति को तो खाना सर्व करो। जैसे ही सारा ने जुनैद की प्लेट में हलवा रखा, जुनैद ने कहा, ऐसे नहीं। सारा और सभी लोगों से देखने लगे तो जुनैद बोला, मैं अपने हाथ से कभी हलवा नहीं खाता, मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है। बीवी हो तुम तो तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे अपने हाथों से खिलाने का। कायरव, विहान और नेट को लग रहा था जुनैद सारा को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन जुनैद खुद जानता है वो तो मरा जा रहा है अपनी पत्नी के हाथों से पहली बार शादी के बाद खाना खाने के लिए। सारा ने हल्के से चम्मच में थोड़ा सा हलवा लिया और जुनैद के होठों की तरफ बढ़ा दिया तो जुनैद बोला, इंडियन फूड है, वो उसे चम्मच से खिलाओगी, हाथों से खिलाओ। जो सुनकर कायरव और बाकी सभी को लगता है जुनैद सारा को इंसल्ट करना चाहता है, लेकिन बात तो कुछ और थी जो सारा भी समझ रही थी। जैसे ही सारा ने उसे हलवा खिलाया, सबने अपनी नजरें इधर उधर घुमा ली। यहाँ जुनैद ने उंगलियों को लीक करते हुए आंख मारकर कहा, बहुत टेस्टी है तुम्हारी उंगलियां, बिल्कुल तुम्हारी स्ट्रॉबेरी की तरह। सारा ने जुनैद का हाथ झटक दिया। जुनैद ने दूसरे हाथ को अपने दिल पर रखा और बोला, उफ, ये शादी का एहसास। कल तक तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत प्यार आ रहा है। अगर तुम मेरे नसीब में लिखी थी तो तुम मुझे मिली। मैं क्यों खून जलाऊं? अपना ये सोच सोचकर कि तुम्हारी शादी बड़े के साथ हो जाती तो नहीं हुई ना। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? अगर इन सब में उस अभियान का हाथ हुआ तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। सारा ने जुनैद को 2-3 बाइट खिलाए थे, उसी बीच जुनैद उसकी उंगलियों को चूस रहा था। सारा के दांत खिड़खिड़ा रहे थे, उसे गुस्सा आ रहा था अपने पति पर। उसका मन करता तो वो जुनैद का सिर फोड़ देती। तभी वहां पर जीनी आ जाती है। वो बैठी तो उसके आजू बाजू एलेक्स और संचित बैठ गए। संचित ने कहा, वाह गाजर का हलवा, लिटिल गर्ल जरा मुझे भी दे दो।
जुनेद ने गुस्से में कहा, क्यों हाथ नहीं है तुम्हारे? वो क्यों सर्व करेगी? नौकरानी थोड़ी है, इतने सारे सर्वेंट हैं, सबसे कहो सर्व कर देगा कोई न कोई। जुनेद का रूखा जवाब देखकर सबको हैरानी होती है। सारा को देखकर कायरव की आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। उसकी कमर पर मौजूद वो तिल कायरव अपनी गंदी नजरों से देख रहा था। सारा ने सबको हलवा सर्व करना चाहा तो जुनेद रोकना चाहता था, लेकिन नहीं रोक पाया। जैसे ही सारा ने नेट को हलवा दिया, नेट ने बीच में हाथ कर दिया। सारा को बुरा लगता है। वही जब वो विहान को हलवा सर्व करती है तो विहान की नजरें एकटक सारा के चेहरे पर थीं। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी अपनी भाभी पर टिक रही थी। दादी बोली, सब लोग बताना तुम्हारी भाभी के हाथ का हलवा कैसा था? भाभी शब्द सुनकर विहान का खून जल गया तो नेट की मुठ्ठियां कस गई। कायरव की पकड़ अपने हाथ में मौजूद स्पून पर कस जाती है। यहाँ सारा आगे जाकर जैसे ही कायरव को सर्व करने वाली होती है, सबसे छिपकर कायरव उसकी कमर पर धीरे से हाथ रख देता है। उसकी साड़ी की वजह से उसका हाथ कोई देख नहीं पाता। वो सारा की कमर को मसलते हुए बेहद ही धीमे से कहता है, उफ, ये पतली कमर, इसको हाथों में भरकर तुम्हारे अंदर थ्रस्ट करना कितना सुकून भरा होगा ना भाभी जान। यहाँ सारा ने उसके हाथ को झटकना चाहा, तभी दादी की नज़र उन पर पड़ जाती है तो कायरव अपना हाथ पीछे ले लेता है। जुनेद ने सारा को हड़बड़ी में देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम्हें खाना नहीं खाओगी? बैठो जल्दी, उसने बहुत गुस्से में कहा था, जो सुनकर जुनेद खुद से बोली, एक्टिंग का बादशाह, एक्टिंग तो देखो कैसे कर रहा है, जैसे सबको दिखा रहा हो कितना नफरत करता है अपनी बीवी से और मन ही मन तो इसके लड्डू फूट रहे होंगे। सोना जी को समझ आ रहा था जुनेद ये सब नाटक कर रहा है, लेकिन जुनेद के भाइयों को समझ नहीं आता। उनको लग रहा था जुनेद इस शादी से खुश नहीं है। तो वही दादी ने कायरव को देखा और बोली, बेटा भाभी है वो तुम्हारी भाभी जान, क्या होता है? तो कायरव बोला, अब भाभी है तो भाभी जान ही हुई ना, अब भाई से प्यार करते हैं। तो वह रुक गया तो सबके कान खड़े हो गए, सब उसे देखने लगे। तो कायरव बोला, डोंट वरी, बस इतना कह रहा था कि जितना मैं जुनेद को प्रोटेक्ट करता हूँ, अब से भाभी जान को भी प्रोटेक्ट करूंगा। दादी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें कायरव की बोलने की टोन में प्रॉब्लम लग रही थी। वो बस कुछ देर उसे देखती है और फिर अपनी नजरें घुमा लेती है। उन्हें लगा वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तो यहाँ कायरव तिरछी मुस्कान देखकर सारा को देखता है। जुनेद थोड़ा गुस्से में बोला, अब बैठोगे नहीं? बैठने के लिए भी तुम्हें इनविटेशन चाहिए क्या? सारा को समझ आ रहा था ये नौटंकीबाज नौटंकी कर रहा है। वो सबको दिखाना चाहता था कि वो सारा से कितनी नफरत करता है, ताकि घर के बाकी मेंबर्स सारा से नफरत न करें, क्योंकि जिस कंडीशन में उनकी शादी हुई है, बहुत से लोगों को सारा का डिसीजन पसंद नहीं आया होगा। सारा ने सिम्मी जी को हलवा सर्व करना चाहा, तो उन्होंने बीच में हाथ दिखा दिया और वो अपने हाथों से बनाई हुई रसमलाई सबको सर्व करने के बाद नेट को सर्व करने की सोचती है। तो यहाँ पर सारा को देख जुनेद बोला, लगता है तुम कान अपने मायके छोड़ आई हो। जो सुन सारा को अंदर से बहुत गुस्सा आता है। पति हो तो कुछ भी करोगे, रुको कमरे में बताती हूँ। सोने ही नहीं दूंगी, साथ में औरतों और मैं बहुत से लड़कों के साथ बात करूंगी, तब देखती हूँ आप क्या करते हो। खड़ूस कहीं के, इतना जोर से कौन चिल्लाता है? उसकी आंखें नम हो गई थी, वो चुपचाप से अपनी जगह देखती है। जुनेद के बाजू में 2 सीट खाली थी, जहाँ एक तरफ उसके साइड में कायरव आता तो दूसरी तरफ बैठती तो वो विहान और जुनेद के बीच में बैठती। कायरव तिरछा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था सारा उसी साइड बैठेगी जहाँ कायरव है। वो कायरव से डरती जो है, लेकिन सारा ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए विहान की साइड वाली सीट चुनी और वो जुनेद और विहान के बीच बैठ गई। यहाँ कायरव बस दांत पीसता रह गया। सारा को साड़ी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी विहान के हाथ उसकी मदद के लिए बढ़ जाते हैं। वो एक तरफ से सारा की साड़ी एडजस्ट करने लगता है, तो सारा धीमे से बैठ जाती है और विहान की तरफ देखकर बहुत हौले से थैंक यू बोलती है। उसकी प्यारी सी आवाज में पहली बार विहान ने अपने लिए कुछ सुना था। वो बस उसके थैंक यू को अपने दिमाग में रिपीट कर रहा था। क्या कहा इसने? थैंक यू। कितनी प्यारी आवाज है, लेकिन इसने इतने छोटे से शब्द क्यों कहे? सिर्फ थैंक यू। ये थैंक यू क्या होता है? लेकिन थैंक यू बहुत अच्छा था। वाह, लाइफ का बेस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था। यहाँ सिम्मी जी ने विहान के पापा को देखा, जो बिना किसी से बात किए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने मिठाई लेने से मना कर दिया था। सारा ने सर्व किया तो वो कुछ नहीं बोले। यहाँ सिम्मी जी उठकर नेट के पास जाकर उसे मिठाई सर्व करने को होती है, तो नेट एकदम से उस मिठाई वाले बाउल को उनके ऊपर उधेड़ देता है। सिम्मी जी अपनी जगह पर थम गई थी, तो नेट उन्हें गुस्से में देखकर कहता है, दायरे में रहो, अपने छोटे पापा की बीवी बनी हो, हमारी माँ नहीं। बोलकर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। तो सिम्मी जी अपने आंसू पोंछते हुए कमरे की तरफ भाग जाती है। सारा उनके पीछे जाने को होती है, तो एकदम से जुनेद और विहान उनके हाथ पकड़ लेते हैं।
सारा कभी जुनैद को देखती तो कभी विहान को। यहाँ विहान ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन दोनों ने सारा को रोक लिया था क्योंकि सिम्मी जी के पीछे ऑलरेडी विहान के पापा चले गए थे। जुनैद ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? गए हैं ना उनके पीछे। तुम अपना खाना खाओ, समझी? और ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। बीवी अपनी मर्जी से बनी हो ना, तो अभी सभी काम करने होंगे तुम्हें। घर के वो बहुत गुस्से में बोला। अक्षु और मयंक बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे तो जीने का मुंह बन गया था। और यहाँ अलेक्स और संचित ने धीमे से अपने एक एक हाथ को जीने की थाई पर रख दिया तो जीने की जान हलक में अटक गई। वो कभी अलेक्स को देखती तो कभी संचित को। वो एक एक करके दोनों का हाथ हटाती है, लेकिन वो जैसे जैसे हाथ हटाती ये दोनों पागल वापस से उसकी थाई पर हाथ रखते थे। दादी को समझ नहीं आता नेट को क्या हुआ है, तो वहाँ जीनी परेशान थी। तो यही सारा भी परेशान थी, वो खाना नहीं खाती। तो जुनैद उसकी थाई पर हाथ रखकर धीमे से बोला, चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो कमरे में पनिशमेंट दूंगा। अब तो तुम भाग भी नहीं सकती, ऑफिशियली खुद मेरी बीवी बनी हो। तो सारा कुछ नहीं कह पाई। विहान को अपने फैसले पर शायद से रिग्रेट हो रहा था। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार सारा के मासूम चेहरे पर जा रही थी, जैसे वो बहुत छोटे छोटे निवाले ले रही थी। जो देख विहान खुद से बोला, पागल लड़की, रैबिट की तरह खा रही है, छोटे छोटे टुकड़े खा रही है, माय बनी गर्ल। अपनी बातों पर उसे भरोसा नहीं होता और वो वहां से उठकर जाने को होता है तो दादी बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? सब नई बहू ने रसोई बनाई है, उसकी पहली गिफ्ट तो दो। यहाँ जीनी ने एक एक चम्मच पकड़कर संचित और अलेक्स के हाथों में घुसा दिया था। हल्का सा चम्मच था, फिर भी दोनों को बहुत दर्द हुआ था। दोनों एक साथ चिल्लाए थे। दोनों से वजह पूछी गई थी। दोनों ने कहा, हाथ पर चींटी ने काट लिया। जीनी वहां से उठकर भाग जाती है। यहाँ सारा को सभी लोग गिफ्ट देने को होते हैं। विहान के पापा और सिम्मी जी भी वहां आ गए थे। विहान के पापा ने सारा को ब्लैक कार्ड दिया तो वही विहान के पास कुछ नहीं था। वो बोला, आई विल ब्रिंग सो मैथिंग फॉर यू एट नाइट। बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसकी धड़कनें उससे संभल नहीं रही थी। तो वही कायरव उठकर सारा के चेयर के पास हल्का सा झुकता है। वो ज्यादा झुकता तो जुनैद उसका मुंह तोड़ देता। कायरव ने कहा, ये रहा आपके लिए गिफ्ट भाभी जान। वो लिफाफा देता है सारा के हाथों में, जिसे सारा चाहकर भी सबके सामने नहीं खोल सकती थी क्यों ककाई ने दिया था। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी। संचित ने सारा के रूम में टेडी बियर्स भर दिए थे तो अलेक्स ने सारा को लेटेस्ट सुपर कार गिफ्ट की थी। नानी जून तू कुछ नहीं देगा अपनी बीवी को? मयंक अंडस को डैडी मम्मी को गिफ्ट दो ना। मयंक के मुंह से डैड सुन जून को अजीब खुशी होती है। वो सारा को देख बोला, मैं आपको 15/20 नात अंडस को नातिन दूंगा। जो सुन सारा की जान सूख गई। तो अक्षु मुस्कुरा उठी। दादी बोली, अंडस को नालायक कहीं का ऐसी बातें करता है। जुनत सपाट लहजे में, अंडस को फिर तो नानू भी नालायक ही होंगे, उन्होंने हरकतें की तभी विन की माँ और सोना मासी दुनिया में आए ना। उसका औरा देख सारा को उससे डर लग रहा था। उसका पति किसी से डरता ही नहीं है। छिपके से सारा को किस करके वो कंपनी निकल जाता है तो यहाँ सारा कमरे में जाकर कायरव का दिया गिफ्ट खोलती है, जिसमें मौजूद अपनी वैसे वीडियोस देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें नोट था जिस पर लिखा था, या तो सबको बताओ हमने क्या क्या किया है बेड पर, या फिर एक रात मेरी बाहों में बिताओ भाभी जान। क्या करेगी सारा? क्या वो मान जाएगी कायरव की शर्त? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 208। बुराई में कायरव ने PhD की है। सारा की आंखें नोट पढ़ते ही भीग गईं। आप इस हद तक कैसे गिर सकते हैं? हमें लगा नहीं था आप इतने बुरे हो सकते हैं कि अपने भाई की बीवी के ऊपर नजर डालेंगे। वह जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने वह वीडियो दोबारा से देखी जो उस समय की थी जब काय उसे वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल ले गया था। उस वीडियो में सारा के ऊपरी शरीर के अंग ढके हुए थे, लेकिन उसके निचले शरीर के अंग दिखाई दे रहे थे जहां काय अपनी उंगलियों से हरकतें कर रहा था। सारा को ये देखकर घिन आ गई। वह सोचती है, कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है। सारा की आंखें वीडियो पर जम गईं, जिसमें कायरव की हरकतें साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन वीडियो की सच्चाई उसके सामने थी। वीडियो में कैमरा ऊपर की तरफ गया था जहां पर सारा बेहोश थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। उस समय उसके चेहरे पर दर्द और असहायता के निशान थे। सारा रोते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई इतना कैसे गिर सकता है? क्या उस दिन उस टेस्ट के अलावा और भी कुछ हुआ था? और ये सब बातें मुझे याद क्यों नहीं है? सारा की बेहोश में भी हल्की हल्की आहें सुनाई दे रही थी उस वीडियो में। उसने सोचा, अगर कायरव ये वीडियो जुनैद को दिखाएगा तो जुनैद उसके बारे में क्या सोचेगा? क्या उसे जुनैद को सब सच बता देना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, या फिर ऐसा ना हो बाद में जाकर जुनैद उसके किसी बात पर भरोसा ही ना करे। लेकिन क्या सच में उसका फ्यूचर जुनैद के साथ है? उसे नहीं लग रहा था।
उसे लग रहा था जुनैद उसे डिवोर्स देकर छोड़ देगा। ये शादी किसी भी मजबूरी में हुई थी, अब ये शादी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। इसलिए वो जुनैद को बताकर किसी भी तरह का दर्द नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जुनैद की आंखों में वो अपनी फिक्र देख चुकी थी। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाकर वो बोली, कौन है? उसने अपनी आवाज़ नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने से कायरव की आवाज़ सुनकर उसने स्क्रीन पर 6 नाम को देखकर आंखें बंद कर ली। कायरव बोला, अरे मेरी जान, सॉरी भाभी जान, अच्छे से रो रही हो ना? अपनी आवाज़ नॉर्मल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर एक मैं ही तो वो इंसान हूँ जिसकी बाहों में तुम खुल के रो सकती हो, खुल के आहें भर सकती हो, खुल के मॉर्निंग कर सकती हो, या फिर खुल के वो सब जो डर्टी डर्टी कहते हुए। वो रुक गया और बहुत घिनौनी मुस्कान देने लगा, जो सुनकर सारा की आंखें और ज़्यादा बरसने लगी। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अपने रिश्तों की भी मर्यादा नहीं है? भाभी लगती हूँ मैं तुम्हारी। जो सुन कायरव जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा तुमने भाभी? कैसी भाभी जो जबरदस्ती शादी के मंडप में घुस गई, किसी और की बहन बन के? सुन लो, मेरा भाई तुम्हें कभी अपनाने नहीं वाला, वो तुम्हें छूता भी नहीं होगा। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इतना रिलैक्स हूँ। लेकिन तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। तुम क्या खुद को उसकी बीवी समझने लगी? एक बार कहूँगा जुनैद से कि तुम मेरी राखेल हो, वो तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर तुम्हें मेरी बाहों में फेंक देगा। लेकिन क्या करें भाभी जान, आपको ऐसा भाभी जान बनाकर प्यार करने में बहुत मजा आता है। कायरव की हद से ज्यादा गंदी बातें सुनकर सारा का दिमाग घूम गया। अब तो उसे जुनैद पर भी शक होने लगा था कि जुनैद उसे सच में इस गंदे इंसान के हवाले कर देगा, लेकिन वो अपने मिस्टर बैड बॉय को जानती है, वो सारा के साथ इतना गलत तो नहीं कर सकता। सोचकर उसने गुस्से में कहा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? अरे भाभी जान, आपने तो अपनी टोन ही बदली। कायरव को सुनकर सारा ने गुस्से में कहा, तुम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता, मैं जो कह रहा हूँ वो करो तुम। मुझे आज रात होटल पैराडाइज में मिलना है, रात 12 बजे के अराउंड। मैंने वहां पर हनीमून स्वीट बुक करके रखा है। आफ्टर ऑल, भाभी जान के साथ सुहागरात मनाने जा रहा हूँ। जो सुनकर सारा ने अपने कान ढक लिए और रोते हुए बोली, बंद कर वो अपनी बकवास। अगर तुझे ये बकवास लगती है तो लगने दे। अगर तू रात 12 बजे होटल पैराडाइज नहीं आई तो ये सारे वीडियो सभी फैमिली मेंबर्स के पास होंगे। मेरे पास एक वीडियो नहीं है, मेरे पास बहुत सारे वीडियोज हैं जिनमें तेरी बॉडी का हर एक पार्ट दिख रहा है। कैसा लगेगा जब कोई सभी लोग तेरी बॉडी को देखेंगे? सारा का दिल गुस्से से भर उठा। ये इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? अगर ये सारा को खुद की कहता है तो सारा के बॉडी पार्ट्स किसी और को देखने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कायरव खुद से बोला, मेरे अलावा तुझे कोई और देख ही नहीं सकता। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि ये वीडियो वायरल करूंगा, मैं किसी और को दिखाऊंगा। सारा को इतना रोता देख कायरव बोला, अपना रोना रोकर मुझे इरिटेट मत कर। इसका फाइनल है, तू आएगी या नहीं? सारा बोली, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करके बताती हूँ। मैं अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। जो सुनकर कायरव बोला, कॉल मत करना। माई कॉलिंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। भाभी जान, अगर आपको हमसे बात करनी है तो आपको हमारी कंपनी आना होगा। बोलकर वो फोन रख देता है। सारा बस हेलो हेलो करती रह जाती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। वो अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती है, नहीं, मुझे इस मैटर को सॉल्व करना होगा। मैं इस गंदे इंसान के चंगुल में नहीं फंस सकती। अब तक जिसे जितना टॉर्चर करना था कर लिया, अब और नहीं। उस वक्त पर हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हमारी मजबूरी नहीं है। हम अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे। सोचते हुए उसने बेरहमी से अपने आंसू पोंछे और जमीन से खड़े होकर अपने कमरे से निकलकर कहीं पे चली गई। वो पहले माइनेक के कमरे में जाकर उसे देखती है, जो आराम कर रहा था, और अक्षु लैपटॉप में अपने मेडिकल के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रही थी। सारा के चेहरे पर मुस्कान थी, जिस वजह से अक्षु पहचान नहीं पाई कि वो अंदर से कितनी परेशान है। यहाँ सारा ने कहा, वो कहीं पे जा रही है, शाम तक घर आएगी। कोई पूछे तो बताना वो अब से मिलने गई है। जुनैद अपने केबिन में बैठकर सारा के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहा था। वो खुद से कह रहा था, काशर का हलवा कितना प्यारा होता है, मैंने आज तक खाया नहीं, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? कहीं ये नहीं कि उसने अपने हाथों से खिलाया इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वह अपने हाथों को चेयर पर टिकाकर आराम से बैठ गया और चेयर को गोल गोल घुमाने लगा। वह सातवें आसमान में झूलने लगा, जैसे वह अपने प्यार में खो गया था। ये जुनैद वह नहीं था जो पहले डेविल था, लेकिन उसके अंदर अभी भी डेविल वाली हरकतें थीं। वह मुस्कुरा रहा था और सारा के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहा था, जैसे कि सारा का तैयार होना, साड़ी पहनना और जुनैद का उसकी कमर को पकड़ना, उसकी मांग में सिंदूर भरना। वह सब कुछ याद करके उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। तभी उसका केबिन का दरवाजा खुलता है और विहान अंदर आता है। जुनैद ने उसे देखकर कहा, बड़े तू इस वक्त यहाँ? विहान ने उसे एक फाइल दी और कहा, इसे रेडी करो, हमें मीटिंग में जाना है।
विहान कमरे से जाते हुए बोला, वैसे डिवोर्स के बारे में क्या सोचा है तुमने? जुनक के हाथ रुक जाते हैं जो पौधों को पानी दे रहे थे। जुनक ने खुद से कहा, शादी हुई नहीं क्या अभी से उसे डिवोर्स दे दूं? डिवोर्स मैं उसे मरते दम तक नहीं दूंगा। विहान ने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन तुम दोनों उसे डिवोर्स देने वाले थे, आफ्टर ऑल यू हेट हर। जुनक ने कहा, हाँ तुम्हारी बात सही है बड़े, लेकिन शादी के 6 महीने तक डिवोर्स नहीं दे सकते। मैंने अभी वकील से बात की है। विहान वहां से चला जाता है और अपने केबिन में जाकर अपने हाथ को देखता है जो अभी भी संभाले हुए था। कंपनी आने के बाद से विहान ने अपने उस हाथ से किसी भी चीज को छुआ तक नहीं था। वह अपने हाथ को बहुत संभाल कर रख रहा था, क्योंकि इस हाथ से उसने सारा की साड़ी सही की थी। वह अपने हाथ को बस एक तक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन जब भी वह आंखें बंद कर रहा था, उसकी आंखों के सामने सारा का चेहरा आ रहा था। यह आज की बात नहीं है, यह उस दिन के बाद से जब उसने उस किट्टन के बच्चे को सारा के हाथों में देखा था, जिस दिन सारा की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। सारा उसे बहुत बार दिखाई देती थी, लेकिन उसे लगता था ये सब वह लड़की जानबूझकर कर रही है, क्योंकि लड़कियों की फितरत होता है लड़कों के दिमाग के साथ खेलना, अपनी खूबसूरती के जाल में उन्हें फंसाना। ये बस की सोच थी, लेकिन अब बदल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था सारा का चेहरा उसे क्यों दिखाई दे रहा है। पहली ही बात होती तो वह गुस्सा करता, लेकिन मैं वह गुस्सा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सारा उसके भाई की बीवी बन गई थी, जिसका मतलब साफ है सारा विहान से शादी करने के लिए बैठ गई थी, लेकिन विहान ने ही उसे ठुकरा दिया। अब वह किसी और की है और उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि उसकी शादी विहान से नहीं हुई है। इस बात से वह बस अपने हाथ को देख रहा था और आंखें बंद करके मन में खुद से कहता है, थैंक यू। उसके कान में सारा का थैंक यू अभी भी घूम रहा था। वह खुद से कहता है, लगा नहीं था थैंक यू वर्ड इतना प्यारा भी लग सकता है किसी के मुंह से निकला हुआ। काश उस वक्त मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर लेता। फिर जैसे ही उसे रियलाइज होता है वह क्या कर रहा है, वह खुद से कहता है, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। कहकर वह गुस्से में अपना लैपटॉप खोलकर फ्रस्ट्रेशन में काम करने लगता है। लैपटॉप खोलेगा तो अब दोनों हाथ से टाइपिंग करनी पड़ेगी, दोनों हाथों का इस्तेमाल होगा, सारा का टच जो उसके हाथ पर मौजूद है वह चला जाएगा। वह 5 मिनट सोच में पड़ जाता है। जब उसका फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं होता तो वह गुस्से में अपने हाथ को वॉशरूम में जाकर धो लेता है और खुद से कहता है, मैं विहान रायजादा हूँ। फिर मिरर में देखकर अपने आप से कहता है, एक लड़की कभी मुझे भटका नहीं सकती, अपने लिए पागल नहीं कर सकती। वह बस एक छोटी सी लड़की है, मेरे लिए कुछ नहीं है। वह अपने मन में सारा के बारे में नकारात्मक विचारों को भरने लगता है, शी इज जस्ट ए गार्बेज। सोचते हुए वह अपने काम में लग जाता है, अपने हाथों को टाइपिंग में व्यस्त कर देता है, लेकिन उसका मन अभी भी सारा के ख्यालों में खोया हुआ था। नेट गार्डन एरिया में बैठकर वो फाउंटेन के पानी में पत्थर फेंक रहा था, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने की कोशिश कर रहा था। सारा की मांग में जुनैद के नाम का सिंदूर देखकर उसके दिल में अंगारे जल रहे थे। वो पत्थर फेंककर खुद से कहता है, क्यों 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 किया तुमने ऐसा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी, एक बार तो मुझे बता दी। वो सारा के बारे में सोचकर दुखी था, जो अब जुनैद की हो चुकी थी। वो बहुत काइंड हार्टेड था, लेकिन इन सब चीजों की वजह से उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उन पत्थर फेंकने की वजह से उस फाउंटेन के आसपास मौजूद पानी में कुछ मछलियां थी जो मर चुकी थीं और कुछ अपनी जान के लिए संघर्ष कर रही थी। हर बार नेट बिना मछलियों वाले पानी में पत्थर फेंकता था फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए, लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं करता। आज वो हार्टलेस बन गया था फिर से। जीनी आज यूनिवर्सिटी गई थी, जहां जाकर वो बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी उस दिन की हरकत की वजह से। उसने कुछ असाइनमेंट सबमिट किए तो उसकी नज़र स्टाफ रूम में मौजूद उस टीचर पर पड़ती है जो जीनी को देख रहा था। उसके हाथों पैरों पर थोड़ी सी चोट लगी थी और माथे पर भी पट्टी बंधी थी। जीनी ने उससे नजरें फेर ली, क्योंकि उसे पता चल गया था उसकी आवाज़ें सुनकर इस टीचर का क्या हाल हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा था वो स्टाफ रूम से निकल रही होती है, तभी 2 लड़कियों से टकरा जाती है। एक लड़की बोली, दिखाई नहीं देता तुम्हें, देखकर नहीं चल सकती, ब्लडी बिच। जो सुन जीनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं गलती उसे अपनी ही लग रही थी। उसे क्या जरूरत थी बीच क्लास के बीच में मौन करने की। सोचकर वो उन्हें बिना जवाब दिए अपनी बुक्स उठाकर वहां से चली जाती है। तो उनमें से एक लड़की बोली, इसका वीडियो जो हमारे पास पड़ा है, इसे वायरल करने का वक्त आ गया है। इसकी दोस्त अब पार्क पैलेस में रहती है, वहां की प्रिंसेस बन चुकी है। हमें इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये भी हमारे ऊपर हुक्म चलाने आ जाएगी, हमें बुरी करेगी। जो लोग बुरे होते हैं उनकी सोच बुरी ही होती है। इन 2 लड़कियों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ अलेक्स और संचित दोनों यूनिवर्सिटी आए थे, दोनों को पता था कि जीनी यूनिवर्सिटी आई है। संचित ने शिवी से पता लगाया और अलेक्स ने अपनी माँ से, तभी अलेक्स को जुनैद का फोन आता है, तो उसे मजबूरन जीनी से बात किए बिना कंपनी जाना पड़ता है। कंपनी जाते हुए जब वो कार में था, तब उसकी नज़र बस में बैठी हुई सारा पर जाती है,
जो एक स्पॉट पर रुकने के बाद कहीं जा रही थी। अलेक्स उसका पीछा करता है, लेकिन बीच में सारा उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। वो कंपनी चला जाता है, तो वही सारा अलेक्स के पहुंचने के बाद कुछ देर पैदल चलने के बाद छिपते छिपाते कंपनी पहुंची थी। सभी लोग पार्क पैलेस के ब्रांच में थे। जो बात सारा को पता थी कि आज सभी वही कंपनी जाने वाले थे, नहीं तो बहुत से बार अपनी खुद की कंपनी में होते थे। सारा डरते हुए एक रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, मिस्टर काइरव का केबिन कहाँ पर है? वो लड़की सारा को ऊपर से नीचे तक देखती है। यहाँ यूनिवर्सिटी में भागते हुए जीनी किसी से टकरा जाती है। वो गिरती इसके पहले संचित उसे बाहों में भर लेता है। जीनी की आंखों में आंसू देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो जीनी का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना रो क्यों रही हो? तो जीनी एकदम से उसके गले लग जाती है और यहाँ संचित की धड़कनें बढ़ जाती है। वही अलेक्स जिसने सारा को देखा था, वो सोचता है उसका वहम होगा। फिर वो जीनी के बारे में सोचने लगता है। उसे अपनी करतूत पर गुस्सा तो आ रहा था। वो शाम को जीनी को एक डेट पर लेकर जाएगा, बहुत अच्छे से होटल में, और उसे माफी मांगकर कुछ गिफ्ट्स भी देगा, तो वो खुश हो जाएगी। सोचते हुए वो कंपनी के अंदर चला जाता है। तो वही वो रिसेप्शनिस्ट सारा से रुड टोन में बात करती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 209। जुनैद हुआ सारा से नाराज। रिसेप्शनिस्ट सारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी, जो चीज सारा को अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कुछ पूछा है, काइरव ओबरॉय का केबिन कहाँ पर है? तो वो लड़की बड़े ही रूड अंदाज में बोली, तुम कौन हो और तुम बॉस से क्यों मिलना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है अननोन गर्ल्स या फिर बिना अपॉइंटमेंट के कोई उनसे मिल नहीं सकता? जो सुन सारा ने कहा, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज हमें बताएं उनका केबिन कहाँ पर है। सिक्योरिटी, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो जल्दी, सेक्रेटरी चिल्लाए। वो लड़की कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रही थी, जो देख सारा को बहुत गुस्सा आता है। उसने टेबल पर 2 बार अपने हाथों से गुस्से में टैप करके कहा, तुम बताने वाली हो या नहीं? वो लड़की भी अपने ईगो के चलते सारा के कंधे को धक्का दे देती है। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसी आवाज में बात करने की? बोलते हुए उस लड़की ने जैसे ही सारा के कंधे को धक्का दिया, सारा संभल नहीं पाए, वो पीछे गिरने को होती है, तभी वो खुद को संभाल लेती है। यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट अपने काउंटर से निकलकर सारा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहां पर भीड़ जमा हो गई थी, सभी लोग सारा को देख रहे थे। सारा साड़ी में थी, जिस वजह से उन कोरियन लोगों को अजीब लग रहा था। उन्हें लग रहा था ये किसी डाउन मार्केट टाइप से है। वहां वो रिसेप्शनिस्ट सारा को उंगली दिखाकर बोली, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। जो सुनकर सारा ने कड़वी मुस्कान देकर कहा, आप बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए कि आप किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है। वो रिसेप्शनिस्ट गुस्से में बोली, जानती हूँ, एक फ्रॉड लड़की से बात कर रही हूँ। सारा ने गुस्से में कहा, ये जो जगह देख रही हो जहाँ पर तुम खड़ी हो, ये इस कंपनी के ओनर की जगह है, मिस्टर जुनैद रायजादा की जगह है, और मैं उन्हीं से रिलेटेड हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने आश्चर्य से पूछा, कैसे रिलेटेड? सारा ने कहा, मिस्टर रायजादा मेरे हस्बैंड है। लड़की, व्हाट द हेल? जो सुनकर सब कुछ अटका लगता है। ये बात बस कुछ ही लोग जानते हैं कि इस पूरी कंपनी का ओनर सिर्फ जुनैद रायजादा है। भले ही मिस्टर पार्क हो या फिर विहान के पापा हो, विहान हो काइरव हो, इन सब में जुनैद के शेयर्स इस कंपनी में सबसे ज्यादा है, जो विहान के दादाजी करके गए थे उसके नाम पर। यस, ऑफिशियली ये कंपनी जुनैद की है, और अगर ये लड़की कह रही है ये जुनैद की बीवी है, तो ऑब्वियसली उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता। डॉटर ऑफ बिटैच बोलकर वो सेक्रेटरी सारा पर हाथ उठाती, तभी सारा ने उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया। आह छोड़ो, दर्द हो रहा है। सब लोग ये नज़ारा हैरानी से देख रहे थे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट सारा के हाथ को अपने बालों से हटाते हुए बोली, ये लड़की छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। गवार। जैसे ही उसने सारा को गवार कहा, सारा का खून खौल उठा। एक तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर जुनैद औरतों से इतनी नफरत करता है तो उसने अपनी कंपनी में ऐसी घटिया 2 कौड़ी की फीमेल एम्प्लॉइज क्यों हायर की। उस लड़की के ड्रेसिंग सेंस से ही पता चल रहा था वो अपनी क्लीवेज दिखाकर मर्दों को अट्रैक्ट करना चाहती थी। सारा ने उसके हाथों पर जोर से अपने नाखून गड़ा दिए और चिल्लाकर बोली, एक और बार मुझे गवार कहा ना तो तुम देख लेना। तो वो लड़की गुस्से में बोली, तू गवार ही दिखती है, शक से। सारा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस जुनैद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती कि ये कंपनी भले ही जुनैद के नाम पर है, लेकिन इस बारे में बस कुछ लोग ही जानते हैं। और वैसे भी जुनैद इस कंपनी में कभी आता ही नहीं था। वो अपनी कंपनी हैंडल करता था जिसमें सिर्फ मेल एम्प्लॉइज थे, एक भी फीमेल एम्प्लॉइज के लिए जगह नहीं थी। इनफैक्ट जब भी जुनैद इस कंपनी में आता या जाता था, कोई और लड़की उसे देख ही नहीं सकती थी क्योंकि बॉडीगार्ड्स उसे कवर करके रखते थे। ये लड़की छोड़ मुझे, गवार, तू भी गवार और तेरे माँ बाप भी गवार होंगे। जैसे ही उस लड़की ने ये शब्द कहे, सारा का खून खौल उठा और उसने उस लड़की के बालों को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो लड़की रोने लगी थी। सारा ने उसे जमीन पर फेंक दिया।
शायद ये जुनैद की संगत का असर था या कुछ और, जो देखकर बाकी के एम्प्लॉइज उस लड़की को उठाने को होते हैं। तभी वो लड़की रोते हुए बोली, यू बिच, तुम गांव की गवार लड़की पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आई हो। जो सुनकर सारा उसके पास जाकर एक घुटना मोड़कर बैठ गई और उसने उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और इटालियन में उसे गाली देकर बोली, पुटाना। उस लड़की के इंग्लिश एक्सेंट से सारा तो समझ गई थी ये इटालियन है। पुताना का मतलब उस लड़की को अच्छे से समझ आ गया। सारा ने इनडायरेक्टली उसे प्रोस्टिट्यूट कहा था, जो समझ वो लड़की गुस्से में पागल हो गई। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उस लड़की ने उन गार्ड्स को देखा वो एकदम से अपनी जगह पर कांपने लगी। ये पांडा के बॉडीगार्ड्स थे जो जुनैद के साथ मीटिंग करने आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो लड़की सारा से दूर होकर हड़बड़ी में बोली, यस जुनैद बॉस और विहान बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पांडा के बॉडीगार्ड्स ने सारा को जमीन पर ऐसे बैठे देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। इस लड़की की फोटो तो उन्होंने अपने बॉस के कमरे में देखी है, क्या पता ये सेक्रेटरी उसको बुली कर रही हो। सोचकर उन्होंने उंगली दिखाकर कहा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो इस लड़की के साथ। वो रिसेप्शनिस्ट घबराते हुए बोली, ये लड़की गवार है, मुझे बुली कर रही थी। जो सुन उन दो आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस लड़की के माथे पर बंदूक टिकाकर बोला, खबरदार जो आगे से इस लड़की से पंगा लिया नहीं तो तुम अपनी जॉब से हाथ गवा बैठोगे। जो सुन सारा ने उन दोनों आदमियों को देखा और वो घबराते हुए उनसे पीछे हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे। उन आदमियों ने सारा से कुछ कहना चाहा तो सारा उन्हें देखकर डरते हुए बोली, आप अच्छे लोग लगते हो, क्या आप बता सकते हैं मिस्टर काइरव ओबरॉय का केबिन कहाँ पर है। जो सुनकर वो आदमी एक दूसरे को देखते ही रह गए। इस लड़की की फोटो उनके बॉस पांडा ने अपने कमरे में लगाई है, लेकिन ये तो भीगी बिल्ली निकली। उन्हें लगा उनके बॉस की चॉइस कोई अच्छी होगी, लेकिन ये तो एक नंबर की फट्टू निकली। सोचकर उन दोनों ने कहा, 78 फ्लोर, केबिन नंबर 3 एंड द सेकंड केबिन इज आइसोलेटेड, प्लीज डोंट गो देयर। उन्होंने कहा तो यहाँ सारा घबराते हुए लड़खड़ाते कदमों से ऊपर की तरफ चली गई, लिफ्ट की ओर। उसने कॉमन लिफ्ट का इस्तेमाल किया था, जहां उसके साथ कुछ एम्प्लॉइज थे। कुछ लड़के तो बस उसकी ब्यूटी में ही कई खो गए थे। ऊपर 78 फ्लोर पर जाकर वो सबसे पहले एक कमरे के सामने होती है, जहां पर कॉमन लिफ्ट से पहले पांडा के आदमी एक कमरे में चले जाते हैं, जो केबिन नंबर 1 था। हल्का दरवाजा खुला था। सारा ने जब वहां से झांक कर देखा तो मीटिंग चल रही थी, जहां विहान, जुनैद और पांडा के आदमी बैठे हुए थे। मिस्टर पार्क भी वहीं मौजूद थे। उसने गहरी सांस ली और छुपते छुपाते उस केबिन को जैसे जैसे उसने क्रॉस किया। मीटिंग में सब बिजी थे, इस वजह से सारा के ऊपर किसी की नजर नहीं गई। उसे तो डर लग रहा था उसकी पायल का शोर कोई सुन न ले, लेकिन दरवाजे बंद थे। उसने खिड़की से देखा था सेकंड फ्लोर नंबर आइसोलेटेड था, तो वो वहां पे नहीं जा सकती थी। उसने थर्ड केबिन देखा, जिसके बाहर बड़े से अक्षर में लिखा था काइरव ओबरॉय। केबिन के अंदर जाने से पहले उसने केबिन खटखटाया तो अचानक दरवाजा खुल जाता है। सारा गिरने को होती है तो कोई उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। ये काइरव था। उसने दरवाजा बंद किया और ऐसी हालत में सारा की कमर को अपने हाथों से मसलते हुए बोला, क्या हुआ भाभी जान, कैसा लग रहा है आपको अपने जेठ की बाहों में। जैसे सारा एकदम से उसे दूर हो जाती है और एक खींचकर थप्पड़ काइरव के गालों पर मार देती है। जो खाकर काइरव बस अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ सारा का बदन कांप रहा था। सारा गुस्से में कांपते हुए उसे उंगली दिखाकर कहती है, हद से ज्यादा घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। भाभी है हम तुम्हारी। काइरव ने कहा, तुम भाभी हो? हाँ हाँ, तुम सिर्फ मेरी एक रखेल हो, सिर्फ रखेल जो मेरा दिल और मेरा बिस्तर गर्म कर सकती है। बोलते हुए वो जबरदस्ती सारा को किस करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच हड़बड़ी में और उसे अपने आप से दूर करने के चक्कर में सारा का हाथ वापस से उस पर उठ जाता है। ये दूसरा थप्पड़ खाकर काइरव जैसे पागल हो गया था। वो सारा को हट करने के लिए जा रहा था, तभी उसने अपने फोन में मौजूद उस वीडियो का जिक्र किया तो सारा अपनी जगह पर थम गई। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे और उसकी लाचारी देखकर काइरव डेविल स्माइल देकर बोला, क्या हुआ, अब झटपटाओगी नहीं, रेसिस्ट नहीं करोगी मुझे। बोलकर उसने एकदम से सारा का हाथ पकड़ा और अपने केबिन में मौजूद सीक्रेट रूम में लेकर गया। उसने सारा को बेड पर फेंका और अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए उसने अपनी शर्ट एक झटके में अलग कर दी। यहाँ सारा घबरा गई थी। नहीं, तुमने रात का जिक्र किया था, तुम रात को होटल पर बुलाने वाले थे, लेकिन तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। जो सुन काइरव बोला, अरे भाभी जान, अभी तो रात में समय है। इन 2 घंटों में मैं आपको कितना ही प्यार कर पाऊंगा। एक तो आपका बदन इतना कातिल है कि जितना प्यार करूं मन नहीं भरता। 2 घंटों में मेरा थोड़ी होगा, मुझे पूरी रात चाहिए तुम्हें अपना बनाने के लिए। बोलकर उसने सारा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो सारा के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसे घिन आ रही थी काइरव की बाहों में। वो खुद से बोली, मिस्टर मियाओ, आप हमें इस मुश्किल से कब बचाएंगे। तो काइरव उसके गले पर उंगलियों से कुछ ड्रॉ करते हुए बोला, वैसे सुहागरात मनाई तुम्हारे पति ने।
जो सुन सारा बोली, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो कायरव देवल स्माइल करने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसे पागल बना रही हो? वो मेरा भाई है, वो औरतों की तरफ देखता भी नहीं है, उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया होगा। सारा उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वो बस रोती रहती है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जेली कायरव ने कहा तो भी सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कायरव को गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, यहाँ क्यों आई थी तुम? बात कर ली ना मैंने, रात को होटल में मिल रहे हैं हम। तो सारा ने आखिरी बार उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आखिरी उम्मीद लेकर आई हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। तो कायरव ने उसे हाथ दिखा दिया, अगर तुमने एक और बार अपने मुंह से शब्द निकाला कि मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूं, तो ये वीडियो पूरे कोरिया में वायरल करवा दूंगा। जो सुन सारा कांप उठी और वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। कायरव स्मिर्ट करके खुद से कहता है, ओह माय जेली, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा आज रात को। केबिन से निकलने के बाद वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। इसी बीच 15 मिनट बीत गए थे। वो नीचे रोते हुए जा रही थी, तभी किसी से टकरा जाती है। ये एलेक्स था, जो सारा को यहाँ देख परेशान हो गया था। तभी जुनैद भी पांडा के आदमियों को वहां से भगाकर घर के लिए निकल रहा था। उसने एलेक्स के साथ अपनी बीवी को देखा तो गुस्से में आगे चला गया। यहाँ सारा ने जुनैद को देखा तो उसके गले लगकर बोली, कहाँ थे आप? कब से हम आपको ढूंढ रहे थे। जुनैद को बहुत खुशी होती है, वो सारा को गले लगाने को होता है, लेकिन एलेक्स की नजरें देखकर वो रूखे स्वर में कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? घर में रहना काम है तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। ओह। सकी डोमिनेटिंग टोन सुनकर और उसका नाटक देखकर सारा को इरिटेशन महसूस होने लगी थी। उसने जुनैद के कंधे पर मुक्का मारकर कहा, बंद करिए अपना नाटक, एलेक्स भैया जानते हैं, इतना भी नाटक मत करिए। तो जुनैद बोला, सही में? तो एलेक्स ने कहा, और नहीं तो क्या, इस लड़की के बिना तेरा 2 मिनट नहीं निकलता। बड़ा आया उससे नफरत करने वाला। यहाँ जुनैद अपने बालों को खुजाते हुए बोला, वैसे मेरी बीवी क्या लेकर आई है मेरे लिए? टिफिन लेकर आई हो क्या? उसने एक्साइटमेंट में कहा तो सारा ने ना बोलकर उसकी एक्साइटमेंट की बैंड बजा दी। सारा ने नोटिस किया वो रिसेप्शनिस्ट अभी भी उसके पति को खा जाने वाली नजरों से देख रही है। यहाँ जुनैद सारा का हाथ पकड़कर उसी रास्ते से घर ले जाने को होता है, तो सारा बोली, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट रुकिए। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था आपको इतना हट हो जाएगा। जीनी भागते हुए संचित से टकरा जाती है, तो संचित उसे बाहों में भरकर एकदम से खींचकर कोने में ले जाता है और उसके आंसू पोंछते हुए गुस्से में कहता है, गिरती पड़ती क्यों रहती हो तुम? तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है? जीनी की आंखों में आंसू थे, जो संचित को देखकर और भी बढ़ गए। संचित की बात सुनकर जीनी को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अगर किसी और लड़की की बाहों में आ जाती तो संचित की बात अधूरी रह गई, क्योंकि जीनी उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग जाती है। शाम का वक्त हो गया था। कायरव का मैसेज मिलते ही सारा का दिल दहल गया। सारा अपने कमरे में रोते हुए बैठी थी, तभी वहां पर पार्सल आता है, जिसे खोलते ही सारा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये ड्रेस पहनकर कायरव ने उसे होटल के रूम में बुलाया था। सारा ने वो ड्रेस देखी तो वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट थी, जिसे पहनना ना पहनना एक समान था। उस ड्रेस को देखकर सारा का खून खौल उठा। उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बातें जुनैद को बताई क्यों नहीं, और वो क्यों ना बता सकी अपने पति को। क्या अब उसे कायरव की बाहों में जाना होगा? सोच सोच कर ही उसे रोना आ रहा था। वो कपड़े वगैरह उसी बैग में पैक करके सबसे चिपके छुपाते उस होटल में पहुंच जाती है, जहां कायरव ने उसे बुलाया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।